6 महीने के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या आपके जो स्टॉक मैनेजमेंट है, उसको स्टडी करके आई विल फिगर आउट कि आप अपनी रेवेन्यूज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप तो माइक्रो मैकेंजी बन गई। एक मेरी मीटिंग हुई थी आईबीएम के बंदे से ना। हुँ, आईबीएम में उनकी जो कैलकुलेशन है टू डू द अप्रेज़ल फॉर द एम्प्लॉयी, हुँ, वो हुँ। ये है कि उनके मॉनिटर्स में कैमरा लगा होता है। एक तो वो कैमरा उस बंदे को भी गेज कर रहा होता है और वो स्क्रीन को भी गेज कर रहा होता है। इसको ये ना समझें कि जी जब मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं कोच के पास जाऊँगा, ठीक है? ये तो ऐसे हो गया कि जब मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा तो फिर मैं जाके अपना डाइट ये प्लान वही चीज़ चेंज हो गई ना, करूँगा। ये वही चीज़ हो गई कि जब आपकी जॉब जाती है फिर आप लिंक्डइन की तरफ जाते हैं। फिर आप 24 घंटे में 48 घंटे का काम करने का फ़ायदा नहीं है। 24 घंटे में 4 घंटे काम करने का फ़ायदा है, ठीक है ना? वो 4 घंटे आपके इतने प्रोडक्टिव होने चाहिए कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो या आपकी कोई बार्टर डील हो या आपको कोई पेड लीड। प्रोफेशनल कंपनीज़ जो यहाँ पे काम करती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है मिडल और जूनियर स्टाफ के साथ, बिकॉज़ दे आर नॉट ट्रेन्ड अप टू द स्टैंडर्ड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू। तो ये एक गैप मुझे मिला। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ ट्रेड की तो बहुत सारी हैं, यहाँ पे आप पंखे से लेकर मशीन से लेकर कुछ भी लेकर आए बिकेगा। इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब बिज़नेस में। बहरहाल पाकिस्तानीज़ का नहीं हो सका, एक तो हमारी एम्बेसी नहीं थी और फिर ट्रेड डेलीगेशंस नहीं आती थी। हमारी डेलीगेशन ज़्यादातर जाती हैं यूएसए, यूके, दुबई। अच्छा, ये सब कुछ आप कर रही थी तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चल रहा था कि आप तो यहाँ पर 2 साल के लिए हैं, क्योंकि आपका तो 2-2 साल पे एक्सटेंड होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये नहीं था कि या तो परमानेंट तो है नहीं, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, पता चला कि मैं 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर जाना पड़ जाएगा, फिर नई तरह से स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये माइंडसेट हो जाता है फिर कुछ करने के लिए। सो मुनीरा, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ आप घाना में क्या कर रही हैं? क्योंकि घाना में मैं शुरू में जब मैं टेलीकॉम में होता था, अपनी जॉब्स करता था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त जाते थे, लेकिन उसके बाद से ज़्यादातर लोग 1-2 साल, 3 साल के बाद घाना से निकल आते थे। तो थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें और फिर ये बताएँ कि घाना में काफ़ी अरसे से आप हैं, तो वहाँ पर क्या चल रहा है? थैंक यू सो मच वली फॉर हैविंग मी हियर। और जी बिल्कुल, घाना में मैं तो खुद यहाँ पे लीडरशिप कोचिंग एंड ट्रेनिंग मेंटरिंग के अंदर हूँ और हमारी कंपनी जो है वो ज़ेन फ्यूजन कंसल्टेंसी के नाम से रजिस्टर्ड है। प्लस हम कुछ ट्रेनिंग्स करवाते हैं कंपनीज में, सॉफ्ट स्किल्स की, लीडरशिप की और भी कस्टमर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैं घाना में क्या कर रही हूँ और पिछले 10 साल से हूँ मैं घाना में। तो हुँ, होता हुँ। ये है कि घाना जो है वो वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है और अफ्रीका जो है वो 4 एरियाज़ में डिवाइड है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। हुँ, हुँ। उसमें जो मेन वेस्ट वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे बल्कि ईस्ट में भी काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि हार्ड लाइन जॉब्स कहलाती हैं यहाँ की। और इन जॉब्स के लिए ये सिलसिला होता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी और भी ब्रांचेस या दूसरे फैसिलिटीज़ दूसरे कंट्रीज़ में होती हैं, जब वो अफ्रीका का ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं तो वो ग्लोबली हायर करती हैं। और जब ग्लोबली, फॉर एग्जांपल, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी हायर कर रही है तो वो किसी भी शख्स को, या नेस्ले है फॉर एग्जांपल, या यूनिलीवर है, वो जब हायर करती है तो वो 2 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे ही लेकर आती है लोगों को घाना के अंदर या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी, अगर वो एक्सटेंशन देना चाहें तो वो एक्सटेंड कर लेते हैं टेन्योर, फिर वो 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और 6 इयर्स का भी हो सकता है। बट नॉर्मली मैंने देखा है कि जो फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं, दे स्टे हियर फॉर अराउंड 2 इयर्स 3 इयर्स मैक्सिमम एंड देन दे मूव ऑन। डेफिनेटली अफ्रीका के लिविंग स्टैंडर्ड्स या लिविंग कंडीशंस जो होते हैं वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लाइक फैमिली, क्योंकि फैमिली का एडजस्ट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर मैन इट्स लाइक गोइंग टू वर्क एंड देन गेटिंग बिजी देयर, फिर उनका पूरा टाइम स्पेंड हो जाता है। वीकेंड्स का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये होता है कि फैमिली अपना टाइम, और स्पेशली जो ख़वातीन है अगर वो उनके साथ आती हैं तो वो कैसे अपना यहाँ पे करें। फिर स्कूलिंग का सिलसिला भी होता है। तो अमूमन फैमिलीज़ मूव ऑन कर जाती हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से था कि वो एक्सटेंड होता गया। माय हस्बैंड आल्सो केम इन अ टेलीकॉम इंजीनियरिंग कंपनी, और वो कुछ प्रोडक्ट इस तरह की थी या कंपनी इस तरह की थी जहाँ पे उन्हें एक्सटेंशन मिली। और अब जो है बल्कि वो एक दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर गए, विच इज़ अ फिनटेक कंपनी, और वो एक पाकिस्तानी की ही है, एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी। वो फैमिली जो है यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी, यानी सेकंड जनरेशन है उनकी यहाँ पे, उनका एस्टैब्लिश बिजनेस है, उसमें दे इनिशिएटेड एंड फिनटेक और एंडियोवा। तो उसमें मेरे फिर हस्बैंड ने ज्वाइन किया, तो नाउ वी आर सेटल्ड हियर विद आवर 2 किड्स माशाल्लाह।
माशाल्लाह से। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने एक चीज़ मुझे ये बताएँ कि जो मैंने मेरे जो काफ़ी दोस्त पहले जा चुके हैं, एक ज़माने में बहुत सारे लोग अफ़्रीका में होते थे, बाय द टाइम सारे निकलते रहे। लेकिन कुछ लोग जो नाइजीरिया, घाना, केनिया इन सारी जगहों पे रहे, तो वो कहते थे घाना इट वाज़ मच बेटर देन एट लीस्ट नाइजीरिया। तो ये हुँ। वाक़ई ऐसा ही है कि घाना थोड़ा-सा डिफरेंट है बाकी अफ़्रीकन कंट्रीज़ से? अच्छा, इन कंपैरिज़न टू नाइजीरिया या जो वेस्ट अफ्रीकन दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे टोगो, बेनिन, बुर्किना फासो, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, इनके मुकाबले में घाना इज़ मच सेफर, वेरी सेफर हुँ, इन कंपैरिज़न टू केनिया एज़ वेल। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से घाना जो है टॉप नॉच कंट्री है इस वक़्त। अ, राइट। फ साइज़ के हवाले से नाइजीरिया से छोटा है। बट हुँ, नाइजीरिया की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ ट्रैफ़िक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ हुँ, पे जो है क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैफ़िक के कुछ मसाइल हैं लेकिन कंट्री क्योंकि छोटा है, थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़्ड है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखती है कि यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स बहुत अच्छे हों, तो इस हवाले से घाना इज़ मच बेटर। इन राइट। टर्म्स ऑफ अगर मैं कहूँ लिविंग लेज़र, केनिया इज़ मच बेटर। हाँ, सही। सही, 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 ओके। तो लाइक जो अफ्रीका के अंदर जाते हैं लोग तो अगेन अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि खाने-पीने की बात करें या स्कूलिंग की बात करें, जो बच्चों के स्कूल्स होते हैं, तो आपको इंटरनेशनल स्कूल्स मिल जाते हैं वहाँ पर, घाना में? बिल्कुल जी, हमारे पास 3-4 इंटरनेशनल स्कूल्स हैं और मेरे अपने बच्चे जो हैं वो अल रयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, व्हिच इज़ अ लेबनीज़ स्कूल बट हुँ, इट इज़ हुँ, इंटरनेशनल आईबी सिस्टम वहाँ पे फॉलो होता है इंटरनेशनल बैccalaureate व्हिच हुँ, इज़ वेरी रिनाउंड और इस वक्त तो फेमस है अमंग मैनी कंट्रीज़। तो वो वहाँ पे फॉलो होता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके बच्चे को डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। वहाँ पे हमारे पास कोई तकरीबन आई थिंक 45 प्लस कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग यूके, इंक्लूडिंग इजिप्ट, सऊदी अरब, अ, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ और लोकल्स एज़ वेल। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। फिर आईबी सिस्टम वो फॉलो कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टीचर्स होते हैं, तो उसमें भी एक बेनिफिट ये हो जाता है कि उन्हें काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सीखने का मौका मिलता है। दे आर not ratification kind of a education system. It's more kind of engaging projects होते हैं उसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस आई वुड से। तो राइट, बिल्कुल। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। अच्छा, आई वाज़ लुकिंग ऑन टू योर लिंक्डइन और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, आपका जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो घाना में आप कर रही होती हैं या ऑनलाइन कर रही होती हैं, तो मैं उस पे तो आता हूँ। लेकिन आई वुड लाइक लाइक टू नो कि आपका इनिशियल जो बैकग्राउंड है, वो क्या था? कहाँ से स्टार्ट किया था? आपने पाकिस्तान में स्टार्ट किया था, तो कहाँ से स्टार्ट किया था? और फिर गोइंग टुवर्ड्स दिस जर्नी और बीच में एंटरप्रेन्योरशिप, आप कोहोर्ट्स भी करती हैं, व्हिच आल्सो आई एम गोना टच ऑन बिकॉज़ मुझे भी वो अगर आपने आप लिंक्डइन पे हम लोगों को फॉलो करती हो, तो मैं और बहरोज़ भी 1-2 कोहोर्ट्स को हमने रन किया हुआ है। उसमें हम्म, कुछ चैलेंजेस थे हमको, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। बट बिफोर दैट आप थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि आपने स्टार्ट कैसे किया था करियर का अपना? अच्छा। पाकिस्तान में एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ये था कि मेरे वालिद जो है ही इज़ फ्रॉम अ बिज़नेस बैकग्राउंड, तो हमारी पूरी फैमिली का ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस है, तो एक बिज़नेस माइंडसेट तो था। बट एक क्यूरियोसिटी ये थी कि सिस्टम्स को अंडरस्टैंड किया जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अंडरस्टैंड किया है, मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरह काम करती हैं, उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह काम करते हैं, इसको अंडरस्टैंड किया जाए। तो सिंस बिगिनिंग आई गेस मेरा ख़्याल से मैं जब छोटी थी तब भी मेरे छोटे-छोटे एक एंटरप्रेन्योरशिप एंडेवर्स होते थे कि जी ईद कार्ड्स बना के अपने खुद से डिज़ाइन करके चलो जाके सेल करके आते हैं किसी मार्केट के अंदर, तो हम शॉप्स पे रखवा दिया करती थी। तो इस तरह का माइंडसेट आई थिंक पहले से था। उसमें ड्यूरिंग माय एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा-सा गैप लिया और उसके बाद फिर आई जॉइन्ड डिफरेंट कंपनीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर आईसीटी कंपनी और उसके बाद आई जंप टू जॉनसन एंड जॉनसन लाइफ स्कैन जो कि एक डायबिटीज़ मॉनिटरिंग मीटर्स बनाने वाली कंपनी थी। उसकी ब्रांड सॉरी उसकी फ्रेंचाइज़ थी हमारे पास। तो वहाँ एक्सपीरियंस लिया। फिर मदर केयर यूके लॉन्च हुआ पाकिस्तान के अंदर, वहाँ मैंने एक्सपीरियंस गेन किया। लेगो ब्रांड के साथ काम किया और साथ ही जो है फिर मुझे एक इंटर्नशिप मिली कोई
6 महीने या 8 महीने की ब्रांड कॉम के अंदर, जो एक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड थी। तो इट वाज़ क्वाइट अ गुड कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक्सपीरियंस, जिसे मैंने फिर क्योंकि सोचा हुआ था कि मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप अपनी जर्नी रखनी है, तो मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अपनी लॉन्च की। लिटिल बिट स्ट्रगल बट इन द बिगनिंग। अच्छा, उसमें एक अच्छा काम ये हुआ था मेरे ख्याल से, वो लिसनर्स के लिए ये अच्छा होगा कि जी आप अपना जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होती है ना, आप प्रोडक्ट ढूंढे कैसे। या तो आप इन्वेस्टमेंट करें और प्रोडक्ट को बनाएं, या हुँ, प्रोडक्ट को रेडीमेड खरीदें, मैन्युफैक्चरिंग करवाएं या ट्रेड करें, और फिर उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू काम करें। मैंने ये सोचा हुआ था कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हुँ, बिकॉज हुँ। इट्स अ रिस्क एंड आई डोंट वांट टू गो विद अ बिग रिस्क। रिस्क लेना चाहिए बट एक सर्टेन लेवल के ऊपर आने के बाद, ग्रो होने के बाद। तो मैंने अपनी सर्विसेज को इवैल्यूएट किया, और आज ही मैंने एक ज़ूम कॉल की थी सेल्फ असेसमेंट के ऊपर, वो बड़ी काम आती है। वो मैंने असेस ये किया कि जी मैं कौन-कौन से काम अच्छे कर सकती हूँ। मैंने ये सोचा कि आई कैन एक्चुअली एनालाइज़ डेटा वेरी वेल, आई कैन रिव्यू मार्केट साइज़िंग, मार्केट सेगमेंटेशन। तो मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को प्रपोज़ किया, जी मैं आपके पास एज़ अ कंसल्टेंट आती हूँ, 6 महीने के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या आपका जो स्टॉक मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री है, उसको स्टडी करके आई विल फिगर आउट कि आप अपनी रेवेन्यूज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो तो फॉर्च्यूनेटली मुझे आप तो माइक्रो मैकेंजी बन गई। काइंड ऑफ इट एक्चुअली रियली हेल्प मी, हाँ। क्योंकि अभी आपसे बात करते हुए मुझे ख्याल आ रहा है कि दैट वाज द प्रोजेक्ट व्हिच हुँ, गेव मी अ वेरी गुड विजिबिलिटी अमंग ऑल माय अदर क्लाइंट्स, जो कि दूसरी कंपनीज के थ्रू बने हुए थे। हुँ। उनको हम दूसरी कंपनीज में सर्व करते थे, बट उनका ये वाला जो सेगमेंट था कि कोई उनको आके बताए कि जी हमारा पोर्टफोलियो देखो, हम रेवेन्यूज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या हम कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इन एरियाज। तो बहरहाल मुझे 2 क्लाइंट्स ऐसे मिले, जिनके पास मैंने अपने कोई डेज़ सेट कर लिए कि इन टाइमिंग्स के अंदर मैं बैठूँगी, और मैंने उनका पिछला ना 5 साल का डेटा बनवाया, जो कि एक्चुअली बना हुआ भी नहीं था। जैसे सिस्टम्स होते हैं पाकिस्तान हुँ, के अंदर, हुँ, जो हुँ, हुँ, हुँ। अ, स्टेट कंपनीज़ जिस तरह से वर्कआउट करती हैं। राइट। तो उस 5 साल के डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई सामने। हुँ, सो माशाल्लाह वो पैसे भी बन गए, क्लाइंट भी खुश हो गया, और एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए होती है अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए, वो हुँ। जनरेट हो गई। उसके बाद हमने थोड़ा-सा सर्च किया कि अब हम क्या करें, और दिस हैपेंड, आई थिंक आई वुड से द यूनिवर्स एक्चुअली कंस्पायर्ड अ लॉट बिहाइंड ऑल दिस। आई ऑलवेज़ से दैट ऑल प्रेज़ेज़ टू अल्लाह। क्योंकि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के, बड़ी इन्वेस्टमेंट के अगर जा रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और नहीं भी होते। तो फॉर्च्यूनेटली ये हुआ कि मेरे छोटे भाई मेरे साथ उस वक़्त होते थे। ही वाज़ इन हिज़ कॉलेज टाइम, और बस वो सीख रहे थे, तो उन्होंने कुछ 3D मैक्स डिज़ाइनिंग वगैरह सीखी। और मेरा उस वक़्त कंपनीज़ में आना-जाना हुआ, तो मुझे नज़र आया कि अच्छा ठीक है, लोग कुछ स्टॉल वगैरह बनवाते हैं, कुछ फैब्रिकेशन होती है, कुछ डिज़ाइनिंग की ना। तो आई जस्ट टोल्ड माय ब्रदर कि जी तुम्हें ये चीज़ आती है, तुम ये वाला डिज़ाइन बना सकते हो। उसने कहा अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो उसने ट्राई किया, और इत्तेफ़ाक से मेरी मीटिंग हुई यामाहा में, और वहाँ पे प्लस ये जो क्लाइंट जिसके पास मैंने कंसल्टेंसी की थी, उसके पास भी, और यामाहा के पास भी। हमने कहा, मैं मीटिंग के लिए गई कि कोई मार्केटिंग का काम हमें इस तरह से रिवॉर्ड हो। तो वहाँ पे बातचीत चल रही थी डॉन लाइफ़स्टाइल की, और डॉन लाइफ़स्टाइल एक एग्ज़िबिशन किया करता था, जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आके अपने आप को एक्सपो सेंटर में प्रेज़ेंट करते थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और बहुत अच्छे से जो है वो बड़े लेवल का था। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कुछ कर सकते हैं इस पे डिज़ाइन। मैंने कहा ठीक है, हम वो मैंने डिज़ाइन भाई को दे दिया कि वो डिज़ाइनिंग करे। इतने में आई ट्राई टू रीच आउट द जीएम ऑफ डॉन लाइफ़स्टाइल, एंड फॉर्च्यूनेटली आई गॉट एन अपॉइंटमेंट। और मैंने उनसे जाके कहा कि आप ये ऑर्गेनाइज़ तो करते हैं, क्योंकि डॉन तो एक प्रिंट मीडिया है ना, पब्लिशिंग मीडिया है, उसका काम तो सिर्फ़ ये ऑर्गेनाइज़ बात कब कराना की है। थी? इट वाज़ 2004, 2004, 2005। ओके, ओके। अगर आप एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय।
नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जो आपकी है फॉर्मल एजुकेशन किस चीज़ में थी? आई मीन एमबीए, बैचलर मार्केटिंग। एमबीए। ओके, या ओके। हुँ। तो सो यू मेट फॉर्चुनेटली आई द या यस। हुँ, हारून साहब हुआ करते थे, हुँ, अब नहीं है दुनिया में मौजूद, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। तो ही आई टोल्ड हिम कि जी आप हमें इसका फैब्रिकेशन का काम दें एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। आई वाज रियली लकी दैट ही अप्रिशिएटेड माय द वे आई वर्क, द वे आई परस्यू थिंग्स, एंड मैंने उनको कुछ 4-5 ईमेल्स लिखी थी और अपॉइंटमेंट लिया, फिर जाके मिली, फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी बाय द वे इस डोमेन में काम करती थी आइडियाज़ के साथ। आपको भी याद होगा आइडियाज़ हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर, ई-कॉमर्स गेटवे। एंड आई हुँ, वाज़ क्वाइट यंग एक्चुअली वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो एक्सपीरियंस वाले लोग और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले लोग और काफ़ी ज़्यादा आई वुड से एज वाइज़ भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे मुझसे ज़्यादा। बट फिर भी आई टूक दिस इनिशिएटिव, तो इसे बहुत एप्रिशिएट किया हामिद हारून साहब ने। हुँ, और बहरहाल हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन हो गया कि हम उनको उनकी जो स्पेस होती है, एक्सपो सेंटर में स्पेस होती है, हर कंपनी जो है ना वो एक स्पेस को हायर करती है रेंट पे, तो हम उसे स्पेस को भी सेल कर सकते हैं और हम उस पे फैब्रिकेट भी कर सकते हैं। तो वो ऐसा है कि अगर वहाँ पे 400 स्टॉल्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है एक कंपनी 400 स्टॉल्स नहीं कर सकती। हुँ, हमने कहा कि ठीक है हम अपना टारगेट स्टार्ट करेंगे 5 से। ठीक है, तो हमने कहा सिर्फ हम 5 स्टॉल बेचेंगे, 5 स्टॉल को कंस्ट्रक्ट भी करेंगे। तो हमारे पास इतने तो क्लाइंट्स मौजूद थे इंक्लूडिंग यामाहा, फारलेन, मदर केयर। तो हमने जो है वहाँ से अच्छा रेवेन्यू किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों जगह उन्हें प्रेज़ेंट किया। और फिर मैंने उसमें अपनी सर्विसेज़ को ऐड भी कर दिया कि हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए मार्केटिंग टीम भी ट्रेन कर देंगे, जो स्टॉल के ऊपर 3 दिन आपको रिप्रेज़ेंट करेगी, और बहुत सारी, क्योंकि मार्केटिंग का बैकग्राउंड था, एमबीए भी मार्केटिंग में था। तो एक पीछे एक्सपीरियंस आ रहा था उसका, लेगो का, जिसमें आई वाज़ द ब्रांड मैनेजर, सो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होती हुई आ रही थी। एनीवे हुँ, टू कट शॉर्ट, इट लूप्ड अप वेरी वेल और हम 5 से 15 और 15 से 25 स्टॉल्स तक चले गए। फिर डॉन की एक और एग्ज़िबिशन हुई, सीएनजी, व्हिच अ मल्टी कंट्री एग्ज़िबिशन, जिसमें बाहर से कंट्रीज़ के लोगों ने आना था। तो हमें वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला और दैट वाज़ अ डॉलर प्रोजेक्ट। तो उसने हमें समझने के इतना ज़बरदस्त बूस्ट किया कि हमारी कंपनी बिकेम सेकंड बेस्ट। सेकंड बेस्ट मैं हुँ, इसलिए कहूँगी कि हम फिर भी एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ कर रहे थे। इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए होती है कि जब आप कंपनी से ऑर्डर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारा मटेरियल कंस्ट्रक्शन का लेना पड़ता है, उसे स्टोर करना पड़ता है, तो आपके वेयरहाउस एक्सपेंसेस, मटेरियल एक्सपेंसेस काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का बैकग्राउंड बता रही हूँ कि वहाँ से एक माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप वाला चलता लेकिन आ रहा है। इसमें तो अभी तक प्रॉपर बिज़नेस ही चल रहा है। इसमें आप ऑनलाइन या आप इसमें कोचिंग या मेंटरिंग इसके अंदर तो अभी तक नहीं आई ना आप? अच्छा नहीं, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन वाला तो ख़ैर सीन था नहीं उस वक़्त। ऑनलाइन बस इतना था हाँ, कि ऑफ़ कोर्स हमारी 2004, 5, 6, 7 ये तो हाँ, मेरे ख़्याल से अभी रिसेंटली एक फिनोमेना है, स्पेशली कोविड के बाद से। हाँ, उस वक़्त एक चीज़ आईसीक्यू होती थी, जैसे अभी हम चैट करते हैं ज़ूम वग़ैरह पे। MIRC, तो ICQ। जी, हुँ, जी, जी, वो बस हुँ, शौकिया कर लिया करते थे, तो मुझे मेरे कुछ ग्रुप्स थे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, फ्रेंड सर्कल बन गया था, उससे बातचीत करती रहती थी। लेकिन प्लस जहाँ तक कोचिंग की बात है ना, तो आई हैड माय साइड हसल काइंड ऑफ थिंग, नॉट हसल, माय इंटरेस्ट वाज़ देयर टू लर्न अबाउट मेडिटेशन, लर्न अबाउट माइंड साइंसेज़। वो स्टार्ट यूँ होता है ना कि लोग, एक एज होती है जब आप 22, 23 के होते हैं, आप कोशिश कर रहे होते हैं मैं अपने आप को जानूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर लूँ। कुछ मेरे पास टेक्नीक आ जाए ऐसी कि मैं सुबह वो जो एक एमबीए ड्रीमर्स होते हैं ना कि भई सुबह खत्म होगा एमबीए, परसों जॉब मिल जाएगी और तरसों हम करोड़पति बन जाएंगे, हुँ, काइंड ऑफ थिंग। तो उस वो मैं करते-करते, रिसर्च करते-करते आई आई रेड अबाउट, एक्चुअली आई इनिशिएटेड रीडिंग अबाउट palmistry एंड देन ओके। न्यूरोलॉजी एंड देन माइंड साइंस। तो वो सब मुझे जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी पर्पस अच्छा लगा था, बट आई डिडंट प्रैक्टिस इट एंड आई डिडंट लाइक इट, द मुझे उसमें अटैचमेंट नहीं फील होती थी। एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग व्हिच आई कैन ओन, राइट? It shouldn't give me a control, it should be from inside out.
बिकॉज़ एवरीबडी इज़ डिफरेंट, राइट? और उसमें मुझे कोई ऐसा भी ग्लिच ना हो कि जी पता नहीं ये इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है, वो काइंड ऑफ थिंग। हुँ, So fortunately, I was introduced to a course which was about mind science by Jose Silva. हुँ, So वो थोड़ा साइंटिफिक था. It was all about neuroscience के जी कि आपका माइंड किन वेव्स के ऊपर काम करता है, जब आप थिंकिंग मोड में होते हैं तो क्या होता है, जब आप स्लो थिंकिंग मोड में होते हैं जिसको हम पॉन्डरिंग कहते हैं, उस वक्त क्या होता है, बीटा लेवल के ऊपर क्या होता है. सो दिस कॉट माई अटेंशन. सो उसी वक्त से on and off, I have been learning and certifying myself at different levels. Meditation, mind science, NLP, ये सब कुछ मैंने ऐसे ही शौक में कर लिया था. तो मुझे नहीं पता अच्छा, था कि आगे जाके it will create some सही। foundation for other levels as well. मैं जब भी बात करता हूँ लोगों से क्योंकि मैं कंप्लीटली टेक्निकल हूँ, मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, दोस्त वोस्त भी जितने हैं वो सारे टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी से रिलेट करते हैं। तो मुझे जो अपने हमारे जितने भी गैदरिंग है उसमें जो फीलिंग आती है, लाइक बारिंग फ्यू पीपल, कि हमारी जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की बहुत सारे लोगों की होती है जिनको शुरू से साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, माइंड साइंसेस में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा टेक्निकल स्टफ की तरफ रहते थे और उस वक्त यही ख्याल रहता था कि बाकी जो चीज़ें हैं वो बेकार हैं। मतलब प्रैक्टिकली जो चीज़ें नज़र आ रही थी कि यार कोडिंग कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन सब्जेक्ट लाइक इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वो भी हम लोगों को लगता था कि बेकार सब्जेक्ट है, ये हमारे काम नहीं आएगा। तो और इसी तरह से और जो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली साइकोलॉजी। जो लोग बिल्कुल उसको अंडरमाइन कर रहे होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। मैं बल्कि अपने हमारे एक प्रोफेसर होते थे किसी ज़माने में, तो उन्होंने लिंक्डइन पोस्ट डाली थी कि कुछ लोग जो है ना क्वेश्चन करते हैं, बल्कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ें, आईटी के लोग क्यों पढ़ें साइकोलॉजी। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि टीचर्स भी सही से उसको डिलीवर नहीं करते हैं, कि वो पहले ये नहीं बताते कि इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ-कहाँ पर होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिन लोगों को मैंने देखा, इवन पोएट्री, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग बिल्कुल उसको ऐसा लगता था कि बेकार चीज़ है बिल्कुल। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर हमें पता होती ये चीज़, हमें ये स्किल्स हमारे अंदर डेवलप हो चुकी होती कि पोएम्स को याद रखना, शेरों को याद रखना, तो ये आपकी, जब आप नॉर्मल लोगों में बैठे होते हैं, चाहे वो आप इंग्लिश स्पीकिंग लोगों में बैठे हों, चाहे वो आप उर्दू स्पीकिंग लोगों में बैठे हों, उसके अंदर लैंग्वेज, अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, ये आपकी आर्टिकुलेशन को बढ़ाती है। जैसे-जैसे Exactly. आप बात करते हैं, जैसे-जैसे काम करते हैं। तो इट इज़ समथिंग वेरी इंपोर्टेंट, जो आप कह रही हैं कि आपको उस वक़्त रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन वो एक बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है ये चीज़। बिल्कुल. और वली इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी. इसका रीज़न भी बना मेरे पास. अमूमन ये होता है कि स्पेशली इन आवर कल्चर इन पाकिस्तान, व्हाट हैपन कि जो मेल जेंडर है उसको फिर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाहर बहुत ज़्यादा ग्रुप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, नेटवर्क करने के लिए और सीखने के लिए. तो वो उस एरिया में सीख रहा होता है, राइट? और फीमेल्स दे आर यूजुअली स्ट्रगलिंग टू लर्न फ्रॉम देयर ओन सेल्फ और within the boundary of their houses or within the circle of their friends. तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी सोशल स्किल्स नहीं आती, ठीक है? जो बॉयज़ हैं दे गेट इनटू नेटवर्किंग विद देयर ओन फ्रेंड्स, फिर वो बाहर बहुत सारे बिज़नेसेस की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं, जॉब रिलेटेड बात करते हैं, कुछ की जॉब्स हो भी जाती हैं. अच्छा, फिर वो अप्लाई भी कर रहे होते हैं जो कुछ वो सीखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो अप्लाई भी कर रहे हैं. एक लेवल के ऊपर आके अब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो 2 चीज़ होती हैं, एक अबव द सर्फेस नॉलेज होती है, एक अंडर द सर्फेस नॉलेज होती है. हुँ, यानी हुँ। आप जो कुछ इंजीनियरिंग में सीख रहे हैं, हम आईटी में सीख रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी मच एप्लीकेबल फॉर द रियल वर्ल्ड, जिसमें प्रैक्टिकली आपने सब कुछ अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें डेवलप करनी है, जॉब्स लेनी है, अच्छा स्किल लेना है, वो ठीक है. बट अल्टीमेटली हाउ विल यू आउटशाइन अमंग 10 अदर डिफरेंट कॉम्पिटेंट पीपल विद इन योर कंपनी? ठीक है? How will you communicate effectively with your team managers? How will you make a difference when you are sitting in a meeting and you are not being given a chance to speak out? तो यहाँ पे जाके आपको वो अंडर द सर्फेस वाले जो स्किल सेट है ना वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. कमिंग बैक टू द हुँ। फीमेल पार्ट जो पाकिस्तान में डेवलप होती है,
और अब तो ख़ैर बहुत बेहतर हो गया है बिकॉज़ वी हैव मोर रिसोर्सेज़ टू लर्न फ्रॉम। आई डोंट हैव नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर मेल जेंडर पर्सन टू बी सिटिंग एट अ हायर लेवल पोज़ीशन टू गिव मी अ मेंटरशिप सेशन। नाउ आई कैन डिपेंड ऑन यूट्यूब। इट्स माय चॉइस, राइट? अब मैंने अपने डिसिप्लिन को इतना अच्छा करना है कि मैं इन रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हुए सीखूँ। तो उस वक़्त अ, आई वाज़ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। आई वाज़ अ शाय पर्सन एक्चुअली। आई कुडन्ट स्पीक अ सिंगल वर्ड। मेरी ठीक है, जॉब में तो आई वाज़ ओके बिकॉज़ आप ओपन होते हैं, उसमें बातचीत करने का मौका भी मिल जाता है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी कोई प्रेज़ेंटेशन स्किल्स अच्छी हुआ करती थी या अ मेरे पास कोई स्किल सेट था कि मैं अपने डेटा एनालिसिस को अच्छे से प्रेज़ेंट भी कर सकूँ, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों ने आई गेस मुझे पुश किया कि मैं एक तो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करूँ और मैं इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर आऊँ कि भई सामने वाले का आपने माइंडसेट कैसे स्टडी करना है, हाँ, हाँ, हाँ। उसको कैसे गेज करना है और उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, कितना ऑब्जर्व करना है, कितना जज करना है, कितना नहीं करना, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बिकॉज़ अ, ज़्यादा बोलने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसी तरह ज़्यादा हुँ, खामोश रहने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, यू नो? हुँ, तो हमारे यहाँ मुझे लगता है साइकोलॉजी को समझा जाता था, इट इज़ नीडेड व्हेन समबडी इज़ हैविंग मेंटल ट्रबल। जबकि बाहर की दुनिया में साइकोलॉजी इज़ मेंट टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल लेवल। हमारे हुँ, बच्चों के स्कूल में वेल-बीइंग का एक सेक्शन होता है, जहाँ पे हर मोमेंट, हर न्यू सीज़न अ, कोई पैंडेमिक हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई फादर गुज़र जाए, मदर गुज़र जाए, हर चीज़ के ऊपर बच्चों को एक प्रोसेस से गुज़ारा जाता है वेल-बीइंग के अंदर, जिसमें उनकी साइकोलॉजी को ट्रीट किया जाता है, उससे कम्युनिकेट किया जाता है। उसे छुपा के नहीं रखा जाता कि जी इस पे बात नहीं करनी है, ठीक है? हुँ, या ये लड़का है तो इसको रोने नहीं दो। या ये लड़की है हुँ, तो इसको रुलाओ, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। और लाइफ के इस स्टेज के ऊपर आके जहाँ हम अपने घर वालों से दूर हैं और हमें अपने बच्चों को वो सारा कल्चर भी देना है, वो सारा माहौल भी देना है और उन्हें उनकी साइकोलॉजी को, क्योंकि आप अपने घर वालों से नहीं मिल रहे, आपके कज़न्स नहीं है, आपके अंकल आंटी नहीं है, आपके मामू खाला नहीं है, फूफी चाचा नहीं है यहाँ पे। तो और आप एक डिफरेंट डाइवर्सिफाइड लोगों से मिल रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट है ना। उसका हुँ, इम्पैक्ट प्लस भी हो सकता है, इसका इम्पैक्ट माइनस भी हो सकता है, उसका बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो अब मुझे वो चीज़ अप्लाई करने में फ़ायदा नज़र आता है कि अच्छा, ठीक है, यहाँ पे ये साइकोलॉजी, यहाँ पे ये साइकोलॉजी है। तो सही। अच्छा, अभी अगर हम थोड़ा-सा फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके ये देखें कि आप पाकिस्तान में काम कर रही थी, फिर बिकॉज़ ऑफ योर हस्बैंड्स रिलोकेशन आप लोग अफ्रीका मूव हुए। तो अफ्रीका में कहाँ-कहाँ रहे थे और वहाँ के पे स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? इवन पाकिस्तान मेरी भी मुझे याद पड़ा है 2005 में या 6-7 में मुझको एक ऑफ़र आई थी तंज़ानिया से, ऑल्दो वी नो तंज़ानिया इज़ मच बेटर प्लेस इन द होल हुँ, अफ्रीकन रीजन, लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं थी लोगों को, मुझे तो पता था लेकिन बाकी फैमिली को नहीं पता था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन शो कर रहे थे कि मुझे मैं इनफैक्ट मैंने वो अपॉर्चुनिटी लेट गो कर दी। तो आप लोग मतलब आप लोगों को तो ऑफ कोर्स फैमिली का उस तरह से मसला नहीं होगा। तो मतलब कोई प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप अफ्रीका जा रही हैं? नहीं, अच्छा, इसमें फैमिली बहुत काउंट करती है कि वो आपको कितना एप्रिशिएट और मोटिवेट कर रही है। हुँ, तो बिफोर जस्ट शिफ्टिंग टू दिस नेक्स्ट चैप्टर, मैं एक चीज़ ज़रूर इस पॉडकास्ट पे कहना चाहूँगी कि अगर मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं होती ना, तो वो जो फर्स्ट फेज़ मेरा पाकिस्तान वाला था, वो भी सक्सेसफुल नहीं होता। Not only in terms of my parents motivating me enough to take risks, to take new ventures in, to go for it, and to work on myself the way I want to. और ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि सिबलिंग्स, ये भी आपस में एक दूसरे के लिए अगर सपोर्ट होते हैं, तो इससे बहुत चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं या ईज़ हो जाती हैं। तो दैट इज़ अ रियली बिग पार्ट जो मेरी डेवलपमेंट के अंदर या मुझे ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को कंटिन्यू रखने के अंदर काम आई। हुँ, प्लस अच्छे क्लाइंट्स आपको मिले, क्योंकि ये सब करने का मकसद क्या था? ये मकसद ये था कि मुझे पता था कि मैंने एक दफ़ा अपनी मैरिड लाइफ़ स्टार्ट करनी है, मुझे फैमिली रेज़ करनी है, उसके अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता था, हम अफ्रीका आ जाएँगे, ठीक है? और उसमें फिर जो भी मैंने प्रॉब्लम्स कभी किसी की देखी कि मैरिड लाइफ़ के बाद करियर कंटिन्यू करने में होती है, कुछ लोग बहुत अच्छे से चलाते हैं, बट कुछ लोगों के साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एंड देन दे कॉम्प्रोमाइज़, अदर सैक्रिफाइस और या फिर ब्रेकअप्स। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मैं किस तरह से अपनी लाइफ़ को फ़ॉर्म अप कर सकती हूँ। तो फॉर्च्यूनेटली अल्हम्दुलिल्लाह, आई गेस अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। और फिर आ जाते हैं इसके ऊपर कि जी हम कहाँ रहे? अच्छा,
So after getting married, just after 4 months, my husband got an opportunity in Congo. एंड यू कैन इमेजिन कॉन्गो सुनते ही जो है ज़हन में आता है कि एक कोई वॉरफेयर किस्म का एरिया है और जहाँ पे जो है सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। और मैंने मेरे हस्बैंड पहले मूव कर गए थे क्योंकि मेरा बेटा होने वाला था, फर्स्ट चाइल्ड, एंड देन आफ्टर डिलीवरिंग द फर्स्ट चाइल्ड देन आई ऑल्सो मूव देयर। और फिर आप एक बिल्कुल न्यू कल्चर और न्यू कंट्री में जा रहे हो। इट वाज़ नॉट लाइक, अगर यूएस से होता तो सब खुश हो जाते राइट कि यूएस है, हुँ, यूके है, स्पेन है, व्हाटएवर। तो हुँ, बहुत ज़्यादा होता है कि जी ठीक है। बट अफ्रीका को सुन के हर कोई समझता है कि काफ़ी यानी बस नहीं जाने वाली जगह है, इट्स काइंड ऑफ अ जंगल काइंड हुँ, ऑफ थिंग। तो हुँ, ऐसा नहीं था। असल में वो अपॉर्चुनिटी देखनी होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल कैसी रही है। और मैंने आपसे कहा शुरू में कि ये हार्ड जॉब कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ऑफ ऑप्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी इज़ आल्सो हायर। और फिर कॉन्गो में हमें जो कंपनी सपोर्टेड पैकेज होता है एक्सपर्ट्स का, वो मिलता है। फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छे होते हैं, वहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिल जाती है, हाउस हेल्प भी मिल जाती है। और मुश्किल इन अ सेंस ये था कि मुझे वो फ़ेज़ जिसमें मैंने अपने आप को करियर से दूर रख के अपनी फैमिली के साथ गुज़ारना था ना, वो अकेले गुज़ारना पड़ा। हुँ, बिकॉज़ आप एक करियर ओरिएंटेड माइंड के साथ, जिसमें आप हुँ, सारा दिन जो है ना वो बाहर अपने किसी न किसी काम के हवाले से बाहर होते हैं। और उसमें आपको सडनली जो है ना हाउस बाउंड होना पड़े, और वो भी एक बेबी के साथ, और एक न्यू कंट्री के साथ में, और बिल्कुल डिफरेंट कंट्री के अंदर। तो इट वाज़ स्टार्टिंग में इट वाज़ अ बिट फियरफुल फॉर मी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं एडजस्ट हुई, और मैंने अपनी खुद एक्टिविटीज़ निकाली कि मुझे ये अच्छा, मैं इस टाइम को मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, इस टाइम को मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। तो बहरहाल टू कट शॉर्ट, फिर हम कॉन्गो में रहे, और सेकंड उसी कंपनी ने एक्चुअली वारिद पाकिस्तान ने ही अपना न्यू फ्रैंचाइज़ खोला था कॉन्गो में एंड देन सोमालीलैंड में। तो वहाँ फिर हम शिफ्ट हुए, और इस पूरे अरसे के अंदर जो है मैंने अपने आप को सोचा कि मैं अपनी कुछ लर्निंग करती रहूँ ऑनलाइन, कुछ ट्रेनिंग्स करती रहूँ। फिर थोड़ा मुझे एक्सरसाइज फिटनेस का शौक है, तो वो कुछ चलता रहा। और बस मेरा यही था फोकस कि मैंने 7 साल जो है अपने फैमिली को दे के फिर दोबारा से मूव इन करना है। और इतने दिन में हो सकता है हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। तो उस वक्त दैट वाज इन क्लियर। तो बट हुँ, इट वाज लाइक फ्लो विद वाटर काइंड ऑफ थिंग। राइट। तो फिर इवेंचुअली ये आपने पहला जो अपना जर्नी थी, पहला स्टेप था आफ्टर सच अ सबैटिकल, वो कब लिया था और फिर वो था क्या एग्ज़ैक्टली? अच्छा, सोमालीलैंड में तो मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था फॉर टीचिंग एमबीए स्टूडेंट्स, और वो हुँ, हुँ, तकरीबन मेरा हो भी गया था फाइनल। तो लेकिन फिर वहाँ से दोबारा जॉब जो है वो 2 साल हो चुके थे और शिफ्ट हो गए। हुँ, फिर मैंने कहा ये तो सिलसिला इसी तरह रहेगा। तो उस रीज़न की वजह से आई थॉट कि मुझे कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर जब हमें घाना की अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे भी आके, इट टुक 2-3 इयर्स टू सेटल डाउन, बिकॉज़ ये देखना था कि भई यहाँ स्टे करते हैं या मूव करते हैं। बट उस वक़्त तक बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग हो गए थे, और स्कूल यहाँ पे होता है फ्रॉम 8 एएम टिल 4 पीएम। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है कि आप फाइंड आउट करें। हुँ, तो अच्छा, अब न्यू कल्चर के अंदर आपको ये देखना है कि मैं एक्सपेंड कैसे करूँ अपना नेटवर्क, ठीक है? अगर मैं जाके कॉर्पोरेट में चली जाऊँ, उसमें भी चीज़ें, आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराने के अलग रूल्स हैं, ठीक है? देयर हुँ, इज़ काइंड हुँ, ऑफ अ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपर्ट। फिर आपको एक वर्क अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है। आप जैसे दुबई में होता है, आपको पूरा वीज़ा वगैरह करना है, ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि आई फर्स्ट एक्सपेंड माय नेटवर्क इन द एक्सपेट कम्युनिटी। मैंने वहाँ मिलना शुरू किया लोगों से, और स्कूल की वजह से लेबनीज़ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उससे इंटरेक्शन हुई। फिर यहाँ पे क्लोज़अप में कुछ जिम्स वगैरह हैं जहाँ पे स्टूडियोज़ भी हैं, और वहाँ पे वो डिफरेंट क्लासेस करवाते हैं। तो मैं उसको थोड़ा-सा समराइज़ कर रही हूँ कि मैंने कहा कि कोचिंग को जो भी मेरी सर्टिफ़िकेशंस हैं, लेट मी यूज़ इट, बिकॉज़ आप स्टार्ट वहाँ से करते हैं ना जो आपका सासा होता है। हुँ, तो मैंने अपनी सर्टिफ़िकेशंस को लिया, और मैंने सोचा या तो मैं जाके मार्केटिंग पढ़ाऊँ, या मैं जाके माइंड साइंसेज़ पढ़ाऊँ। एंड आफ्टर मीटिंग एंड अच्छा, मैंने बाय द वे यहाँ पे एक्टिव इस तरह हुई थी कि यहाँ पे हम हमारी एम्बेसी नहीं थी पाकिस्तान की। और अच्छा, घाना में अभी भी नहीं है अब शायद? अब है, या अभी है? अब है, अब है, ओके। अब है।
हाँ, मुझे याद है वो जो लोग जाते थे वो कहीं और से जो है उसका वीज़ा अरेंज करते थे, फिर घाना जी। जाते थे। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। ग़ालिबन ईरान से शायद वीज़ा होता था, फिर वो यहाँ हाँ। आते थे। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहरहाल यहाँ पे एक कम्युनिटी थी छोटी-सी पाकिस्तानी, और वो ये कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वापस आ जाए। तो बहरहाल हमने एक हुँ, छोटी-सी हुँ। एसोसिएशन बनाई। उस एसोसिएशन में आई बिकेम वेरी एक्टिव, क्योंकि वो जो था ना कि कुछ करना है, कहीं से स्टार्ट लेना है। तो वो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी नज़र आई, मैंने वहाँ पे उसको किया, और मैं उसकी पता नहीं पहले सेक्रेटरी बन गई, फिर ट्रेड में उसको हमने इनिशिएट किया। बहरहाल हर हर इवेंट जो हम ऑर्गेनाइज़ करते थे, उसमें एमसी मैं होती थी। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ कि वो जो एक गैप आ गया था ना बोलने का, और वो एक इंट्रोवर्ट को जो मैंने सॉफ्ट स्किल ट्रेन किया था, उससे मौका मिल गया कि एक्सट्रोवर्ट बन जाए। तो हुँ। वहाँ से एक अच्छी शुरुआत हुई। फिर मैंने आपको कहा कि फिर मैंने कुछ लेबनीज़ कम्युनिटी में अपने आप को ऐड किया। और भी सर्कल मैंने, एक नावा ग्रुप है यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिकन वुमेन एसोसिएशन, उसकी मेंबरशिप ली। कुछ और कम्युनिटीज़ हैं, स्पेनिश और जर्मन, फ्रेंच, उसकी मेंबरशिप्स ली, और वहाँ पे अपने आप को एंगेज करना किया। टोस्ट मास्टर यहाँ पे है, उसमें अपने आप को एंगेज किया। तो मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़ा रीड करूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये सब और कुछ आप कर रही थी तो आपके दिमाग में ये बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चल रहा था कि आप तो यहाँ पर 2 साल के लिए हैं क्योंकि आपका तो 2-2 साल पे एक्सटेंड होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये नहीं था कि या तो परमानेंट तो है नहीं, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, पता चला कि मैं 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर जाना पड़ जाएगा, फिर नई तरह से स्टार्ट होगा क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये माइंडसेट हो जाता है, फिर कुछ करते नहीं है वो। आई एम आस्किंग हुँ, अबाउट इन दैट पर्सपेक्टिव। जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अपने एसेट्स को ऐसी जगह एलोकेट करें जो कि एक चीज़ के अंदर इन्वेस्टेड ना हो। यानी कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विद इन स्टॉक्स आप मल्टीपल चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बनती है। ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड होने का मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, आप यूएई के अंदर हैं, आप किसी और मुल्क के अंदर हैं, तो आप अपने मुल्क में जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ पर तो आप इन्वेस्ट करें, लेकिन इसके अलावा भी आपको ऑप्शंस होने चाहिए जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम दुबई में बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं? तो दुबई में बैंक अकाउंट खोलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, अगर आप रेज़िडेंट नहीं हैं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा ऑप्शन दूँगा जिसके थ्रू आप यूके में डिजिटल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे दुनिया में आप कहीं भी हों, चाहे कोई भी आपकी नेशनैलिटी हो। शायद कोई भी नेशनैलिटी से मतलब ये नहीं है कि कोई भी नेशनैलिटी हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं, तो बहुत आराम से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। iFast ग्लोबल एक बहुत अच्छा बैंक अकाउंट है। आपको पता है कि जब तक मैं खुद किसी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। मैंने खुद अपना अकाउंट खोला था यूएई में बैठकर। मेरे पास कोई यूके का वीज़ा नहीं है, ना मेरे पास यूके का पासपोर्ट है। मैं यूएई में बैठा हुआ था। अपने एमिरेट्स आईडी की बेसिस के ऊपर या अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर मैंने अपना बहुत जल्दी, मेरे ख़्याल से 2 दिन के अंदर मेरा अकाउंट खुल गया था। मैंने उसके बाद अपने पैसे कुछ ट्रांसफ़र किए थे, 600 पाउंड मैंने ट्रांसफ़र किए थे जस्ट टू टेस्ट, और उन 600 पाउंड्स के लिए मुझे 63 दिरहम्स के चार्जेज़ लगे थे। ये मैंने कहा बता दूँ आपको क्योंकि मैंने वियो बैंक यूज़ किया था अकाउंट में पैसे डालने के लिए। आप कोई और बैंक यूज़ करेंगे तो हो सकता है कोई और चार्जेज़ हों। इसकी वजह से अब मैं यूके में कोई भी पेमेंट लेना चाहता हूँ तो वो मैं आराम से ले सकता हूँ। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। कुछ लोग इमिग्रेशन पे यूके जा रहे होते हैं तो फ़ॉरेन अकाउंट नहीं खुलता, तो इसके थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब वहाँ जाने से पहले ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं या बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनको यूके की पेमेंट्स लेनी होती हैं, यूके में बैंक अकाउंट खोलना होता है। यूके में यहाँ पर आपको फिक्स डिपॉज़िट के ऑप्शंस भी मिलेंगे उसी बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आप अपने पैसे रिट्रीव करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वॉलेट्स हैं, इंडिया में वॉलेट्स हैं, यूएई में वॉलेट्स हैं, यूएई में बैंक अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स मैंने खुद ट्राई किया था। पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में विदिन कुछ मिनट्स मुझको पैसे मिल गए थे जो कि बहुत फ़ास्ट था। जो नॉर्मल आपके ऑप्शंस होते हैं जैसे वाइज़ हो गया या लेट्स से और डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हो गए जो कि आपके वॉलेट्स होते हैं जिनके अंदर आप पैसे रखते हैं या पेमेंट के लिए स्ट्राइप यूज़ करते हैं, वो बैंक अकाउंट्स नहीं है, ये एक बैंक अकाउंट है। एफडीआईसी की इंश्योरेंस भी शामिल है जिसके जिसके हिसाब से अगर आपका कोई बैंक में गॉड फॉरबिड कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको अप टू 85,000 का कवर मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट्स में भी शायद आपको मिल जाएगा। आप इस रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा, डिटेल्स आपको उसी लिंक के अंदर मिलेंगी। आई होप कि आपको ये बैंक अकाउंट खोलने से फ़ायदा हो, और अगर फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, हमारे ना वालिद एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें सिखा के गए कि हमेशा ये सोचो कि मैं जिस जगह पे हूँ ना, मैं वहाँ से क्या चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। हुँ, हुँ। लर्न हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम नथिंग। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे लगता है कि वो बैक ऑफ द माइंड थी कि
अगर मैं अभी भी कुछ कर रही हूँ ना, एक्चुअली आई एम लर्निंग। हुँ, आप जब एक डिफरेंट कम्युनिटी से मिलना शुरू करती हैं, यू लर्न अ लॉट एंड एक्चुअली इट यस। सरप्राइजेस यू and you get हुँ, astonished that okay, I used to think like that and my people used to think like that, but they are not thinking like that, you know। फिर उनके different ideas, different suggestions, they really help you out। तो हुँ, आई गेस उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा एंटाइज रखा, एंगेज रखा, और मुझे लगा कि मैं सीख रही हूँ। एंड गुड पार्ट इज दे वर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम मी। दे शोड हुँ, दिस, दे एक्सप्रेस दिस दैट दे आर लर्निंग फ्रॉम मी। तो फाइनली फिर मैंने एक छोटा सा ट्रेनिंग बनाई और मैंने उसे लॉन्च किया यहाँ पे, एक जो स्टूडियो मेरे करीब तरीन था। तो वो ट्रेनिंग बड़ी सक्सेसफुल हो गई, और इट वाज आई नेम्ड इट zen fusion। ओके। Or this name got really hit, and the people, the ladies, they loved it. The whole idea, the concept of understanding of meditation and how you can use it practically। फिर coaching का introduce करवाया। तो मैंने कोई वो 12 सेशंस की ना, एक अच्छी ट्रेनिंग की। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यस, आई एम अप्रिशिएटेड एंड आई एम एक्सेप्टेड एज वेल। तो पहले आपको ज़रा-सा एप्रीहेंशन होता है ना, यार मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मुझे पता नहीं ये लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे और कैसे होगा, और पता नहीं ये खुद क्या सीखे हुए आए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अपने बारे में एक्सप्लोर की। टोस्ट मास्टर वाज़ रियली डूइंग वेल। वहाँ पे मुझे ऑफ़र हुई कि जी आप हमारे एयरपोर्ट ब्रांच की जो है वो उसको प्रिज़ाइड कर लें, उसको लीड करें। ख़ैर मैंने वो नहीं लिया क्योंकि इट वाज़ टू मच हेक्टिक, और मेरा पीजीए पाकिस्तान गाना एसोसिएशन में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ चलती थी। तो साथ-साथ आई वाज़ लूकिंग फॉर एन अपॉर्च्युनिटी एंड ब्रेकआउट, कि मुझे कॉर्पोरेट में कहीं से अपॉर्च्युनिटी मिल जाए। बट उसके लिए एक लंबा प्रोसेस था कि आप कंपनी रजिस्टर कराएँ, फिर आप कोई प्रोडक्ट बनाएँ और वो सब करें। अच्छा, ट्रेड यहाँ पे बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने पीजीए के अंदर काफ़ी कोशिश की कि हम पाकिस्तानीज़ को लेकर आएँ यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए। ऑल्दो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड नंबर पे मेरे ख़्याल से इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब बिज़नेस में। ठीक है। बट बहरहाल पाकिस्तानीज़ का नहीं हो सका। एक तो हमारी एम्बेसी नहीं थी, और फिर ट्रेड डेलीगेशंस नहीं आती थी। हमारी डेलीगेशन ज़्यादातर जाती हैं यूएसए, यूके, दुबई। तो उनका कुछ वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। मैंने वो भी सीखा कि अच्छा, कैसे डिफरेंस है क्या? तो और फिर अ, दूसरी बात ये भी है ना कि जब अफ्रीका की बात आती है तो हम या तो साउथ अफ्रीका देखते हैं या नाइजीरिया देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट, या फिर जी, हम इवन केनिया देखते हैं, तंजानिया देखते हैं। घाना आई वुड से कि वो मेरे ख़्याल से टॉप 10 में कहीं आता होगा, लेकिन बिल्कुल एंड में आता होगा टॉप 10 के अंदर भी। बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, मैं तो इसको ऐसे कंपेयर करूँगी ना, इंडियंस जो है वो केनिया में भी है, तंजानिया में भी है, घाना में भी है। हुँ, ठीक है? एंड विद देयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। बट क्या होता है कि जब वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उनका टेम्परामेंट टू स्टे विद द बिज़नेस, फिर हुँ, उनके एक्सपेंडिचर्स टू स्टे विद द बिज़नेस, वो कम होते हैं। हुँ, हुँ, हमारे यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनके कुछ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उससे कम पे हुँ, फिर वो नहीं आना चाहते। बट इंडियंस का ये है कि वो दे आर विलिंग टू स्टे एनीवेयर। ठीक है? अगर उनके 2 पैसे ज़्यादा बच रहे हैं ना, दे विल टेक द रिस्क एंड दे विल कंटिन्यू द वर्क। एनीवे, हुँ। बट सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन भूल गई। नहीं तो आप जो हैं फिर अच्छा, आपने कहा था कि टोस्ट मास्टर आपने रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद आप किसी और आपने कोई प्रोडक्ट बना ब स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया था अपना, फिर वो कॉर्पोरेट में एंट्री करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद आप आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू क्या था? हाँ, मैंने फर्स्ट फिर ये सोचा कि हम एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, बिकॉज़ आई यूज्ड टू हैव मीटिंग्स अ लॉट, डिफरेंट कंपनीज़ ओनर्स, सीईओज़, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने मेंबरशिप्स ले ली थी। फिर उसके बाद मैंने चैम्बर्स की मेंबरशिप्स ली, जैसे जर्मन चैम्बर हो गया, स्पेनिश हो गया, यूएसए हो गया, डच चैम्बर की मैंने मेंबरशिप ली। और मैंने ये एनालाइज़ किया कि इंटरनेशनल कंपनीज़ जो यहाँ पे काम करती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है मिडल और जूनियर स्टाफ के साथ, बिकॉज़ दे आर नॉट ट्रेन्ड अप टू द स्टैंडर्ड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू। तो ये एक गैप मुझे मिला। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ ट्रेड की तो बहुत सारी हैं यहाँ पे। आप पंखे से लेकर मशीन से लेकर कुछ भी लेकर आएँ, बिकेगा। बट उसका एक आपको सेटअप करना पड़ेगा, एक वर्क एनालिसिस बनाना पड़ेगा, फीज़िबिलिटी निकालनी पड़ेगी तब। अ, बट ख़ैर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ मैंने यही सोचा कि भई अगर दोबारा शिफ्ट हो गए तो क्या करेंगे? तो कुछ ऐसा हुँ, स्टार्ट किया जाए अब की दफ़ा जो सस्टेन रहे।
और दैट हुँ, वाज़ ऑनलाइन। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये ट्रेनिंग वाला जो एरिया है ना, दिस इज़ द गैप वेयर आई शुड वर्क ऑन। और फिर वो हुँ, ऐसे-ऐसे वर्कआउट करते-करते, लोगों से मिल के, बातचीत करके, आपको नेटवर्किंग से बहुत फ़ायदा होता है। थोड़ा-सा एक्सपेट एडवांटेज भी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको प्रेफ़रेंस हुँ, मिलता है फिर स्पीकिंग एंगेजमेंट्स का हुँ, और मिलने का। हुँ। तो उसमें फिर मैंने ये एनालाइज़ किया कि दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कह लें, या एक गैप है ईज़ी जिसको टू आप फिल कर एंटर सकते, हाँ, ईज़ी ईज़ी टू टू एंटर। एंटर इज़ हाँ, और ये कब की बात है वैसे? सो 2016 में मैंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की अपनी, ठीक है? बट ठीक है, वो ज़्यादा चला नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हुँ, ही कंज़म्पशन इतनी नहीं थी। और अगर मैं कोई यूट्यूब पॉडकास्ट बनाऊँ और यहाँ के व्यूअरशिप लूँ, तो उसकी रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं है। हुँ, अ, हमने कुछ कोचेज़ को एंगेज किया और हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा उनके वीडियो शूट्स किए और काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स की, इंटरव्यूज़ किए, वो सारा कुछ प्रोडक्ट बनाई, पैकेज किया उसको कि वो ऑनलाइन सेल आउट हो। अब आप उसी तरह की प्रोडक्ट्स, जिस तरह हम ले लेते हैं ना कि फ़िटनेस प्रोग्राम हमने खरीद लिया, योगा प्रोग्राम हमने खरीद लिया ऑनलाइन। हुँ, तो उस तरह की चीज़ प्री कोविड मैंने स्टार्ट की थी। उस वक़्त यहाँ पे इतना ज़्यादा उसका था नहीं। और जब तक आपके पास लोकल डिमांड नहीं हो, आप इंटरनेशनली नहीं जा सकते। हमने हुँ। इंटरनेशनल टारगेट भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे कोचेज़ तो मिक्स थे, गनीन भी थे, लेबनीज़ भी थे और कुछ और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के भी थे। अच्छा, आपने कोचेज़ हायर कर लिए थे वहीं पर? हाँ, उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हुँ, मैं एक प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँगी, वो प्लेटफ़ॉर्म मेरी ज़िम्मेदारी है, प्रोडक्ट बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है, बनाना इन अ सेंस कि आपने एक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ यू आर अ योगा प्रैक्टिशनर, you need to perform yoga. My team will record it, my team will videograph it, and then हुँ, we will launch it. हुँ। तो वो हमने और ये किया। वीडियोग्राफ़ी अ, वगैरह कैसे आपने मतलब हाँ, वो मिल गए थे वीडियोग्राफ़र्स? मिल गए थे, बट उसमें सारा, समझ लें, अपने सारे रिसोर्सेज, जो मेंटल रिसोर्सेज थे ना, स्क्रिप्ट राइटिंग के, उसकी एडिटिंग अच्छी करवाने के, उसका इंट्रो आउट्रो कैसे बनाना है वो करवाने के लिए, वो सारा कुछ फिर मैं खुद बैठ के करवाया करती थी। बट मैंने टीम हायर की थी यहाँ पे, नॉट वेरी बिग टीम। वन वाज फॉर मार्केटिंग, वन वाज फॉर डेटा मैनेजमेंट, वन फॉर वीडियोग्राफी। मतलब मेरे पास कोई 6-7 लोग थे, और उस टीम के साथ हमने काम करना शुरू किया था। उसमें थोड़ा-सा ना मेरे अंदर, मुझे लगता है, रैपिड फायर राउंड चल रहा था कि मुझे जल्दी भी थी। मैंने जल्दी इसलिए होती थी कि भई मेरे हस्बैंड की जॉब शिफ्ट ना हो जाए। तो बहरहाल फिर कोविड आ गया, और कोविड से थोड़ा-सा वो सब कुछ डाउन चला गया। तो हम वापस जो है ना अपने कन्वेंशनल ट्रेनिंग स्टाइल के ऊपर मैं आई। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि एक तो स्टाफ कुछ नहीं, अब ऑनलाइन करना है और सारा कुछ खुद करना है। उसमें ज़ाहिर-सी बात है, आपकी एफर्ट्स थोड़ी-सी ज़्यादा लगती हैं। अ, मैंने एक काम फिर ये किया कोविड में बैठ के ना, सेल्फ असेसमेंट की। अच्छा, सेल्फ से असेसमेंट सिर्फ़ पेपर पे नहीं होती, उसके बहुत सारे टेम्पलेट्स भी होते हैं। आप परचेज़ भी कर सकते हैं डिफरेंट असेसमेंट्स, अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट, बिहेवियर असेसमेंट, या एटीट्यूड असेसमेंट, कुछ अपने बारे में जानना। फिर थोड़ा-सा वो कोचिंग मेडिटेशन वाला भी बैकग्राउंड आ रहा था, तो आई न्यू कि वो कैसे करना है। तो मैंने कहा कि 24 घंटे में 48 घंटे का काम करने का फ़ायदा नहीं है, 24 घंटे में 4 घंटे काम करने का फ़ायदा है। अब इसको सीखना कैसे? ठीक है ना? वो 4 घंटे आपके इतने प्रोडक्टिव होने चाहिए कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, या आपकी कोई बार्टर डील हो, या आपको कोई पेड लीड मिले। तो हम एक चीज़ करते हैं अब। अच्छा, हमारे पास अब जो है, मैं से क्योंकि लिंक करूँगी, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास है एरिक्सन कोचिंग इंटरनेशनल, जो कि कैनेडियन बेस्ड कोचिंग डेवलपमेंट कंपनी है। उनकी ऑफिशियल पार्टनरशिप फॉर घाना एक्सक्लूसिव है। वो कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, शनेल, मतलब हर इंडस्ट्री के अंदर उन कोचिंग प्रोवाइड करते टीम्स को। नॉट ओनली कोचिंग, इट इज़ रिलेटेड टू कंसल्टेंसी, क्योंकि कंसल्टेंसी में जितने वीक होल्स मिलते हैं ना, उनको हम कोचिंग के थ्रू करेक्ट करते हैं। ठीक है? उसमें हमने एक चीज़ सीखी, उसको कहते हैं सॉल्यूशन फोकस्ड कोचिंग। ठीक है? अच्छा, हमारे पाकिस्तान, इंडिया में मेंटोरिंग का वर्ड लोग ज़्यादा समझते हैं, तो लेट मी अटैच दैट टू दिस। बट कोचिंग इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ collaborating or calibrating your neurons in a way so that they work for you and push you to take actions for your goals and targets.
आई होप, आई डोंट नो आपको हाँ, नहीं मैं रिलेट इट मेक्स सेंस टू मी, इट मेक्स सेंस टू मी, राइट। ठीक है? क्योंकि मैं कोचिंग लेट्स से मेंटरिंग, क्योंकि मैं भी अभी इसी फेज़ में चल रहा हूँ कि कंसल्टेंसी जो आप ये सारे वर्ड यूज़ कर रही हैं, बट इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये काफ़ी डिफरेंट इनकी यूसेज है, जो कि हम एक ही सेंटेंस में बोल देते हैं। कोच को, एग्ज़ैक्टली। कंसल्टेंसी को, इस तरह की चीज़ों को तो एक ही सेंटेंस में नहीं बोलते, ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं बिल्कुल। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं और इनका फ़ायदा भी उसी वक़्त होता है जब आप इनको डिफरेंटली लेके चलें और उस पर्टिकुलर बेनिफिट को यूज़ करवाएँ, जिसका वो बेनिफिट देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसल्टिंग एक अलग बेनिफिट देती है, कोचिंग एक अलग बेनिफिट देती है। अच्छा, अभी आप कंटिन्यू करें क्योंकि मैं मेरे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो मैं करूँगा, लेकिन आप पहले अपना ये जर्नी कंप्लीट कर दें, उसके बाद फिर मैं करता हूँ स्टार्ट। बस तो मैंने व्हेन आई डिसाइडेड एंड व्हेन आई थॉट एक्चुअली आई गेव अ सेकंड थॉट व्हाटएवर एम आई डूइंग, इज इट वर्थ, इज इट बेनिफिशियल? यस, इट वाज बेनिफिशियल टू पीपल हु वर कंज्यूमिंग माय कंटेंट ऑन इंटरनेट। मेरा यूट्यूब पे खैर चैनल भी था, बंद ही कर दिया अभी मैंने। मैंने उसको रिवाइव करना है। तो हुँ, हुँ। they were getting benefit, but on a business side I wasn't getting enough benefit the way I wanted to. तो मैंने कहा अच्छा इसको सबको बंद करके रखो, ज़रा अपनी एमबीए का दिमाग वापस लेकर आओ। अब देखो क्या करना है, इसको कैसे मोनेटाइज़ करना है सारी चीज़ को ना। तो हुँ, बहरहाल वो जो मैं आपको बता रही थी कि सॉल्यूशन फ़ोकस्ड कोचिंग में फ़ायदा ये होता है कि आप बड़ा फ़ोकस होके सोचते हैं और हमें वो जो सरफेस अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस की मैंने आपसे शुरू में बात की थी। हमें ये लगता है और बहुत सारे लोगों को एक पीरियड में ये लगता है कि हम बहुत सारा काम करके ना बहुत सारा कुछ कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता। हुँ, पहली चीज़ तो ये लिखी होती है और ये थोड़ी-सी फिलॉसफिकल बात लगेगी, मे बी बहुत सारे लोग एग्री ना करें। जो हमारा आना है ना अर्निंग, वो तो लिखी हुई है, ठीक है? हुँ, हमें तो उसके लिए कोशिश करनी है। सो ये तो एक फैक्ट हो गया, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। जब आप इसको छेड़ते नहीं हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा अब मैं करूँ क्या? तो मैंने तो रहना है यहाँ पे, अब मैं एफर्ट क्या करूँ? फिर मुझे एफर्ट क्यों करनी चाहिए? तो आप फिर एफर्ट करते हैं अपने जॉय के लिए और उस काम को लेते हैं जिसमें आपको मज़ा आए, ठीक है? वो काम करें जिसमें मुझे लगे कि यार मैं कोई या तो मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हूँ या मुझे खुशी मिले लोगों के अंदर कुछ चेंज लेकर आने से ना। तो मैंने कोचिंग प्रैक्टिस करनी शुरू की ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। ऐसा लगा जैसे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज़ हो गए। क्योंकि जब हुँ, कोचिंग के प्रोसेस से सामने वाला जो क्लाइंट है वो गुजरता है ना और वो अपने किसी मकसद पे पहुंच जाता है और वो कहता है कि अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, हुँ, अच्छा हुँ, ये आइडिया तो मेरे पास इतने दिन से चल रहा था, बट मैं तो ये यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इस पर्सपेक्टिव में तो मैं देख ही नहीं रहा था चीज़ को, हुँ, ठीक है? तो वो मेरे लिए मुझे लगा कि इट्स काइंड ऑफ थिंग वेयर आई रियली वांट टू क्रिएट मोर इम्पैक्ट एंड आई रियली वांट टू मास्टर दैट स्किल। इसका मैं बैकग्राउंड भी आपको बताऊँगी, कोचिंग आई कहाँ से और ये क्यों इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बट दिस वाज़ द जर्नी टुवर्ड्स हियर व्हेन आई फॉर्म्ड ज़ेन फ्यूजन कंसल्टेंसी और हमने ज़ेन फ्यूजन एकेडमी जो है उसके अंदर बनाई कोचिंग एंड मेंटरिंग के लिए। मेंटरिंग इज़ वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड दीजिए, ठीक है? आप जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट रखते हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उसमें आप मेंटोर करते हैं सामने वाले को और बताते हैं। बट कोचिंग इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनी सेक्टर एंड एनी इंडस्ट्री। आई कैन कोच एनी पर्सन फ्रॉम एनी इंडस्ट्री। It doesn't हुँ, limit me to coach person coming from a mining industry or an oil and gas industry or a pharmaceutical industry. हुँ, आई गॉट इट, आई गॉट इट। अच्छा, तो अब अभी अगर मैं पूछूँ आपसे कि इस वक़्त करंटली आप लोग ज़ेन फ्यूज़न है, एरिक्सन कंसल्टेंसी है, तो इन सबको मिलाकर इस वक़्त आपकी सर्विसेज़ क्या हैं? सिर्फ दो। ओके। अगर मैं उसको सिंप्लीफाई वे में बोलूँ, तो अगर कोई सर्टिफाइड कोच बनना चाहता है, अच्छा कोचिंग एक्रेडिशन होती है, ठीक है? कोचिंग ऐसे नहीं होती कि जी कोई भी उठा के कहे जी मैं कोच बन गया यूडेमी से कोर्स करके। आईसीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन, जो ऑथेंटिकेट करती है कि सामने वाला जो है वो इतने नंबर ऑफ आवर्स करके, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है? उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे या आप इस ईज़ी लफ्ज़ में देख लें, जैसे ग्रेजुएशन होता है, फिर मास्टर्स होता है, फिर पीएचडी होता है, ठीक है? इसी तरह कोचिंग में भी डिफरेंट लेवल्स हैं। तो आपने सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स प्रैक्टिस करना होता है, कुछ टूल्स को, कुछ मेथड्स को, उसके बाद आपको वो एक्रेडिटेशन मिलती है।
तो इसी तरह एसीसी, एमसीसी, पीसीसी करके ये एक्रेडिटेशंस होती है। तो आईसीएफ वो इदारा है जो ये एक्रेडिटेशन करता है। एरिक्सन जो है वो उसकी ट्यूटरिंग फॉर्म है, ठीक है? जैसे आईबीए पाकिस्तान जो है वो ट्यूटरिंग फॉर्म है एमबीए की, बट आपको डिग्री मिलती है कराची यूनिवर्सिटी की, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। सो इसी तरह ये एक्रेडिटेशन मौजूद होती है। अच्छा, तो एरिक्स हम क्या करते हैं, हम आइदर कोचेस अगर डेवलप होना चाहते हैं एज अ कोच, अगर कोई कहे जी मैं कोच बनना चाहता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है फॉर गाना, नाइजीरिया, पाकिस्तान के अगर कोई कोच बनना चाहे तो हम उन्हें एरिक्सन की कोचिंग के लिए रजिस्टर करते हैं विद आवर हमारे पास कुछ स्पेस होता है डिस्काउंट वगैरह का, वो भी हम ऑफर करते हैं और उन्हें रजिस्टर करवा देते हैं टू बिकम अ कोच। सेकेंड इज़ कि कोई वन ऑन वन कोचिंग बुक करवाना चाहे मेरे साथ या अपनी टीम को ऑनलाइन कोचिंग किसी सब्जेक्ट पे देना चाहे तो वो हम करते हैं। लीडरशिप ओके। मेन मेरा सब्जेक्ट है। सो इट्स काइंड ऑफ कोहोर्ट्स जो होते हैं, या आप लोग रिकॉर्डेड सेशन करते हैं, या किस तरह होता है? मेरा दोनों है। अभी मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड सेशंस भी कर रही हूँ, बट वो रिकॉर्डेड सेशंस मैंने फ्री सोचा हुआ है, वो सिर्फ जस्ट टू गिव अ टेस्टर ऑन सम मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स, वो मैं करवा रही हूँ। बट कोचिंग के लिए कोहॉर्ट्स डेवलप करते हैं। तो मेरा भी एक हर मंथ में एक नया कोहॉर्ट स्टार्ट होता है, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि 5 टू 7 का ग्रुप बना के उसमें हम कोहॉर्ट्स को रजिस्टर करवाएँ। और क्योंकि उसमें करना ये है कि कोचिंग सिखानी भी है, कि लोग अपने आप को खुद भी कोच कर सकें, प्लस उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो आ रहे हैं, कोई प्रोफेशनल स्किल होगी या प्रोफेशनल कोई ऐसी लैकिंग होगी कॉन्फिडेंस की या स्पीच की या टीम कोलैबोरेशन की या मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की, तो वो उस प्रॉब्लम को लेकर आएंगे उस कोहॉर्ट के अंदर, तो हमने वो भी रिजॉल्व करनी है। कितना लंबा होता होगा ये, कितना इसका ड्यूरेशन होता है इस कोचिंग सेशंस का? अच्छा, अभी जो मैंने डेवलप किया है ना अपना कोर्स कोहॉर्ट का, वो है 7 मॉड्यूल्स के ऊपर। तो हर मॉड्यूल जो है वो 3 आवर्स का एक सेशन होता है। तो 7 टाइम्स 3 इज़ लाइक 15 और सॉरी 21 आवर्स, और प्लस जो है उसके साथ फिर मैं 3 फ़ॉलो-अप सेशन देती हूँ। तो उसमें अगर कोई वन ऑन वन कोचिंग बुक करवाना चाहे या उसमें टीम को भी अगर साथ में मिलके काम करना चाहे ताकि हम उसका प्रोजेक्ट, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर उस कोहॉर्ट के अंदर प्रोफ़ेशनल लोग आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना कोई लाइव कोई करंट प्रोजेक्ट इशू लेकर आएँ, तो वो डिस्कस कर सकें। और फिर हम उसको स्केल करें कि वो उन्होंने सॉल्व किया या नहीं। इट्स नॉट लाइक आई एम ट्रेनिंग एंड टॉकिंग एंड टेलिंग देम टू डू समथिंग एंड देन फिन द वर्क इज़ फिनिश्ड, द कोहॉर्ट इज़ फिनिश्ड एंड देन बाय बाय। आई रियली वांट टू check from where they started, what are the weak areas, which problem they need to solve, and then by the end of the cohort or even in the follow-up session, if they're having some challenges to review it, तो वी कैन रिव्यू दैट और फिर उसमें हम थोड़ा-सा मेंटरिंग भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह वो हुँ। तकरीबन 7 + 3 10 सेशंस तो ये बन जाते हैं। तो इससे मुझे 2 चीज़ें याद आ रही हैं। एक तो मेरा क्वेश्चन होगा, वो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन मेरी पॉडकास्ट हो रही थी नदीम भाई के साथ, वो सऊदीया में होते हैं। ज़ैन सऊदी में काम करते हैं वो। तो हुँ, हुँ। वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था अपना एफपीए का, फाइनेंस प्रोफेशनल है वो। तो हुँ, हुँ। उन्होंने जब कोर्स लॉन्च किया तो कहते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट 30 लोगों को 300 लोगों को हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट 300 लोगों को फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी। और हुँ, हुँ। उस कंसल्टेंसी से मैं क्या अचीव कर रहा था, मुझे स्टोरीज़ मिल रही थी। मुझे उनके इश्यूज़ पता चल रहे थे। जैसे आप कह रही हैं ना कि लोग अपने इश्यूज़ लेके आएँगे, उससे बहु एक स्टोरी जो क्रिएट होती है ना, वो स्टोरी लोगों से रेज़ोनेट करती है नॉर्मली। मैंने ये देखा है कि स्टोरीज़ रेज़ोनेट करती हैं। और जो बिल्कुल। आप लाइव कोई कोर्स में बताएँ कि कुछ भी अपना सिनेरियो बताएँ, लेकिन जो स्टोरी किसी की लाइव स्टोरी आएगी, वो फिर लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा, इससे हमें किस तरह से निकलना है। एक चीज़ तो ख़ैर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, मुझे अगर ये बताएँ कि अगर कोहोर्ट मैंने और बहरोज़ ने एक टाइम पर बहरोज़ मेरा एक फ्रेंड है जो कि हम लोग यूट्यूब पे अक्सर एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, लिंक्डइन पे भी करते हैं। हमने कोहोर्ट अपना स्टार्ट किया था, 2 दफ़ा किया हमने। हुँ। लेकिन दोनों दफ़ा जो हमें चैलेंज आया वो ये कि और आपको भी एक सर्टेन लेवल पे ये चैलेंज आता होगा, लेकिन क्योंकि आपके लोग तो सारे के सारे आ ही इसीलिए रहे हैं कि वो कोच बनना चाहते हैं, तो एक सर्टेन कैलिबर तो उनका होगा, हुँ। या खुद अपने आप को समझ रहे होंगे कि उस कैलिबर पे हैं।
लेकिन हमारे पास जो लोग आ रहे थे, हम उस वक़्त जो बात कर रहे थे वो पर्सनल फाइनेंस को इम्प्रूव करने की बात कर रहे थे। तो उसमें वाइड वैरायटी ऑफ पीपल दैट दे आर कमिंग एंड लेट्स से दे आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर कमिंग फ्रॉम यूएस, दे आर कमिंग फ्रॉम दुबई। हुँ, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी डिफरेंट थी, उनके प्रॉब्लम्स भी एंटायरली डिफरेंट थे। जो बंदा यूएस में बैठा हुआ है उसका कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। और हुँ, जो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है या गल्फ में बैठा हुआ है उसके डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं। तो एक कोहॉर्ट के अंदर सबको एड्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हुँ। तो आप अपने जो जो टीम जो लेट्स से जो जो क्लास ऑफ योर स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको किस तरह से शॉर्टलिस्ट करती हैं कि अच्छा ये लोग एक इस सेट के अंदर आना चाहिए, या इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती इस तरह की? अच्छा, ये मैं आपको इसका रिप्लाई करती हूँ, लेकिन जस्ट टू सपोर्ट यू इन योर कोहॉर्ट सेटिंग, आप मुझे बताएँ कि आइडियली जो आपका कोहॉर्ट है, उसमें किस किस लेवल के लोग होना चाहिए? यानी उसकी कैटेगरी को आप किस तरह डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ अच्छा, कंट्री? हम लोग हाँ, मैं अपनी बात करूँ तो हम इवन जो बेसिक लेवल के लोग हैं हम उनको भी वी आर हैप्पी टू हेल्प देम, क्योंकि हमने देखा हुँ, है कि बहुत बेसिक चीज़ें बहुत हाई लेवल के लोगों को समझ नहीं आ रही होती हैं। यानी कि हाई लेवल का मतलब ये कि बहुत एजुकेटेड लोग, बहुत फाइनेंशियली स्टेबल लोग, लेकिन उनको बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। इसी तरह हुँ, से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको चीज़ें सब हुँ, पता होती हैं। सो दे आर हुँ, आई वुड से ओवर स्मार्ट, लेकिन उनके पास हुँ, पैसे नहीं है इस वक़्त। तो उनको वो एक अलग मसले होते हैं। फिर एक तरह के लोग हुँ, होते हैं जिनको मीडियोकर किस्म की नॉलेज है, पैसे भी मीडियोकर हैं या पैसे ज़्यादा हैं, तो वो हर तरह के लोग हैं और हम हर तरह के लोगों से डील कर सकते हैं। लेकिन हुँ, लेकिन अगर एक ही जगह पर सब लोग जमा हो जाएँगे ना, तो मेरा नहीं ख़्याल कि सब लोगों को फिर उसमें फ़ायदा होगा। और फिर हम ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास इस वक़्त वॉल्यूम नहीं है, तो हम हुँ, ये तो कर नहीं सकते कि अगर कोहोर्ट कर रहे हैं तो 2 लोगों का कोहोर्ट कर लें, तो वो फिर वो इट डज़न्ट मेक फाइनेंशियल सेंस। उसी वजह हुँ, से फिर हम लोगों ने अभी उसको थोड़ा-सा स्टॉप किया और उसके बाद हम अभी वन ऑन वन पे ही चल रहे हैं। और वन ऑन वन में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन उसमें जो स्केलेबिलिटी का फैक्टर है ना, वो नहीं आ पाता। तो अभी हम लोग हुँ, उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर बात आती है कोर्सेज़ की, कि हम कोर्सेज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो बहुत हुँ, आसान काम है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें वैल्यू उस तरह की नहीं मिलती है, या हाइब्रिड मॉडल कर सकते हैं, या लेट्स से 10 लोगों का एक कोहोर्ट बना सकते हैं और उसके अंदर हम पहले तो बात कर लेंगे, उसके बाद फिर हम कोई वन ऑन हुँ, वन सेशन रख लें, या फिर जो एक ग्रुप के अंदर सेशन रख लें कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएँ। लेकिन अभी हम लोगों को वो चीज़ क्लियर हो नहीं पा रही थी कि हम हुँ। एग्ज़ैक्टली एग्ज़ीक्यूट कैसे करें इस चीज़ को? अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि what could be some of the ways in which you can define and attract the right clientage for you? And let's suppose just bring one segment of the clientele who is having just basic knowledge. They might have money, they might not have money, but they just have the basic knowledge what you want to treat them or train them on. So, what could be some of the ways to bring those people on board? देखिए, हमारा जो लीड जनरेशन का मैकेनिज़्म होगा, ऑफ कोर्स दैट वुड बी आवर कंटेंट। तो Mm, इससे पहले भी मैं आपसे जो ऑफ़लाइन बात कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि जो कंटेंट होता है वो आपकी ऑडियंस बनाता है, एंड देन यू कैन मोनेटाइज़ द ऑडियंस बेस्ड ऑन व्हाटएवर प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग। तो mm, अगर मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ समवन लेट्स से जो लोग दुबई में रहते हैं उनके लिए बना रहा हूँ, या जो लोग इवन कनाडा में यूएस में रहते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। अच्छा, उसमें वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट हो सकता है जिसके अंदर जो लोग यूएस से देख रहे हैं वो भी वही चीज़ देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रीलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा कंटेंट देख रहे हैं, या इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई से लोग देख रहे हैं। तो वो फ़नल बनाना yeah, बहुत मुश्किल है इतने बड़े टॉपिक्स के अंदर। लेकिन हो सकता है एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बात करूँ जो स्पेसिफ़िक बात करता हूँ और वो उससे कोई लीड जनरेशन होती है, तो हो सकता है उससे स्पेसिफ़िक लोग फिर उसमें आएँ। लेकिन अगेन दिस इज़ ऑल अबाउट माय कंटेंट, या mm, बहरोज़ का कंटेंट, या किसी का भी कंटेंट। हम उससे लोगों को बना रहे हैं। अब या तो हम अपने कोर्स में क्लियरली बताएँ कि अब हम इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, और जो जो लोग आ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन, वी नीड टू सेट द एक्सपेक्टेशन। लेकिन क्योंकि वो हमारी अपनी ऑडियंस होगी, तो वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस होगी, वो ज़्यादा बड़ी ऑडियंस नहीं होगी। yes, तो उसके लिए या तो हम अपनी ब्रांड अलग से बनाएँ और उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करें अपार्ट फ्रॉम आवर ऑडियंस। बहुत सारे लोग करते हैं। इंडिया में मैं एक क्रिएटर को जानता हूँ, जिनका अपना चैनल 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के ऊपर बैठे हुए हैं वो। mm, लेकिन अपने उस चैनल के ऊपर वो कभी भी अपने कोर्सेज़ सेल नहीं करते। जो उनकी एक्चुअल अर्निंग कोर्सेज़ से ही बनती है। लेकिन अपने एक्चुअल चैनल के ऊपर वो जनरल बातें करते हैं, जनरल mm, लेट्स से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एक ठीक दूसरा है, चैनल है जिस पे वो एड्स रन करते हैं।
और हुँ, उसके ऊपर वो फिर अपने कोर्सेज़ सेल करते हैं और इट मेक्स सेंस अगेन कि वो उनकी अपनी ऑडियंस से बिल्कुल उसको साइड में रखा हुआ है उसको। तो ये हुँ, 2-3 चीज़ें हैं प्लस ये कि फिर और भी डोमेन्स आ गई हैं अब अपार्ट फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी मैं सोचता हूँ कि मैं काम करूँ, लिंक्डइन के ऊपर काम करूँ। क्योंकि अब जब से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, हमाद भाई के साथ थोड़ा-सा इंटरेक्शन हुआ था, तो हुँ, मुझे फ़ील होता है कि बहुत सारे लोग बहुत बेसिक चीज़ों को नहीं समझ रहे सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि अगर ज़रा-सी ट्वीकिंग कर लें तो वो कहीं और पहुँच सकते हैं। हुँ, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन एक तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन सेट करना और फिर स्पेसिफिक काम करना वो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। हुँ, हुँ। आपने कहा कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन सेट करना। तो अगर ये मेरा कोचिंग सेशन होता तो मैं आपसे अगला सवाल करती कि हुँ, ऑडियंस की कितनी एक्सपेक्टेशंस मुमकिन है और उनमें से कौन-सी 2 आप पूरी करना चाहते हैं, ठीक है? ताकि आप हुँ, इसको देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ना कोचिंग का, वो अब इस पे अप्लाई होता है और अगर आप चाहेंगे तो हम बाद में एक सेशन भी रख सकते हैं एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री सेशन फॉर यू कि आप और आपके जो कोलीग हैं बहरोज़ कि आप इसको ना फनल डाउन करें। तो ठीक है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती थी पहले एंड इसमें डेफ़िनेटली एक रोल जो है वो अमाद भाई के कोर्स का भी है, जो हमने लिंक्डइन का लिया। बट मोर देन दैट अ, मैंने ये किया कि वो सारी चीज़ें ना एक एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, एक टूल यूज़ करते हैं कैनवस। इट्स काइंड ऑफ अ हुँ, हुँ, ब्लैंक शीट जिस पे आप सब कुछ लिख दें अपना, जो अभी आपने सारी बात मुझसे बोली और अगर मैं 10 सवाल और करूँगी तो आप शायद 100 बातें और बोल सकते हैं इस पे। ठीक वो है। 100 बातें आप एक कैनवस पे लिखें और फिर हुँ, उसको ना फनल डाउन करना है। हुँ, तो कटिंग शॉर्ट टू दिस वन कि इस सारे प्रोसेस से गुजर के मैंने ये सोचा कि मैं हर किसी की प्रॉब्लम नहीं लिख सकती कि अभी मेरी लीडरशिप कोचिंग जो है वो फॉर एग्जांपल एक चीज़ दिमाग में आती है कि लोग चाहते हैं मेरी सैलरी बढ़ जाए, ठीक है? इसके ऊपर भी कोचिंग हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे प्रमोशन चाहिए, इसके ऊपर भी कोचिंग हो सकती है। कुछ कहेंगे कि जी मुझे इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई करना है, इस पे भी कोचिंग हो सकती है। और कुछ विद इन द टीम किसी बुरे कोलीग के साथ फँसे हुए होंगे कि मुझसे डील नहीं होता ये बंदा, हुँ, इस पे भी कोचिंग हो सकती है। तो मैं किसको टारगेट करूँ? तो वो हुँ, 100 पॉसिबिलिटीज़ लिखने के बाद ना यू हैव टू कम अप ऑन वन बेसिक पॉइंट जो जिसे आप टारगेट करेंगे। बाकी जो 99 है वो ऑटोमैटिकली आ जाएँगे उसमें। क्योंकि आप जब एक को एड्रेस करोगे ना, आप वही इन्फॉर्मेशन उस एक को एड्रेस करते हुए बात करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि जी कुछ लोग आते हैं बेसिक नॉलेज के साथ उनके पास और कुछ होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है। तो दोनों को जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैटर करती है कि डिफरेंट होगी, राइट? हुँ, किसके हुँ, पास कितने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, किसके पास नहीं है डज़न्ट मैटर। वो हुँ, अलग-अलग आप उसमें नहीं जा रहे, आप उसकी सेगमेंटेशन में नहीं जा रहे। तो व्हेन यू क्रिएट योर कंटेंट टू डिलीवर टू पीपल in a group who have less knowledge, it is much easier for you to run that cohort. ठीक है? तो एक सेगमेंट तो ये आ गया आपका कि आप अब आपने सोचना है मेथड्स एंड वेज टू ब्रिंग दोज़ पीपल इन योर कोहॉर्ट जो कि एक बेसिक नॉलेज के साथ आ रहे हो। तो दिस मीन्स you will work around the wordings you are using in your content. You work around the tagline you are using in your advertisement ताकि वो आपको एक स्पेसिफिक कोहॉर्ट के अंदर आए। तो बहरहाल मैंने भी फिर उसमें यही चीज़ की कि मैंने ये सोचा कि मैनेजर्स को टारगेट करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं सी लेवल पोज़ीशन पे वो जाना चाहता है मैनेजर, ठीक है? इसका मतलब ऑटोमैटिकली जो सी लेवल वाला मुझे देख रहा है, वो कहीं न कहीं अपनी टीम के लिए मुझे एम्प्लॉय कर सकता है, हुँ, राइट? अच्छा, सी लेवल वाला बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है, वो मुझे हायर नहीं करेगा, वो करेगा इंटरनेशनल लेवल पे किसी कोच को। तो मैंने उसके प्रोस एंड कॉन्स सबके निकाले, मैनेजर है, टियर 1 है, टियर 2 है, टियर 3 है। ठीक है? तो मैंने किस सेगमेंट में जाना है जहाँ पे मुझे किसी के थ्रू उसकी टीम का अप्रोच भी मिल रहा है और उसी के थ्रू उसके सी लेवल का जो है वो कॉन्टैक्ट भी मिल रहा है। तो इस तरह से मैंने अपना जो कोहॉर्ट है ना वो डिज़ाइन किया हुआ है कि उसमें डिफरेंट कंपनीज़ के लोग आ जाएँ, डिफरेंट उसके लोग आ जाएँ, बट जो हमारा प्रोसेस है अच्छा क्योंकि ये एक फिक्स फ्रेम है ट्रेनिंग, ये जो कोचिंग होती है, ये एक फिक्स फ्रेम है, इट विल अप्लाई ऑन एवरीवन। इट्स बेसिकली अबाउट हाउ यू थिंक, हुँ, ठीक है? एंड दैट एक्चुअली मैटर्स। भई इतने सारे एमबीएस निकलते हैं, सबको पीएनजी में जॉब नहीं मिलती, हुँ, ठीक है? वो भी इतने सारे डॉक्टर्स निकलते हैं, सबको इंटरनेशनल लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते। तो हुँ, कोई चीज़ तो है ना जो डिफरेंट है।
एंड जी। आई थिंक इट्स अ वे एवरीबडी थिंक्स। ठीक है, वो अपने अंदर क्या टॉक करते हैं, अपने अंदर की चैटिंग क्या करते हैं, अपने अंदर बातचीत क्या करते हैं और फिर उसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, वो मैटर करता है। ठीक है, उसके कोई अबव द सर्फेस वाली चीज़ें हैं, वो जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, आपका नॉलेज बेस कितना है, आपका वर्ल्ड अफेयर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका पोएटिक टेस्ट कितना है, लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ताकि आप गुफ्तगू कर सकें। वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। बट ऑल्सो हाउ डू यू कंडक्ट योरसेल्फ, हाउ डू यू अप्रोच पीपल, हाउ डू यू डील विद देम, इट मैटर्स अ लॉट। और कोचिंग जो है वो इस सारे फ्रेम पे काम करती है। ओके, ओके। अच्छा, अभी तक आपने जितना भी काम किया, एक्सपीरियंस किया है, उसके अंदर आपको कौन-सा आसान और कौन-सा इम्पैक्टफुल लगा है? मेथड, लेट्स से रिकॉर्डेड लेक्चर्स या कोहोर्ट्स या वन ऑन वन, कौन-सा बेहतर समझती हैं आप? इम्पैक्टफुल एज़ वेल नहीं, एज़ डिपेंड, आसान? इट हुँ, डिपेंड्स। अगर मैं पेड बिजनेस की बात करूं हुँ। तो मुझे कोहोर्ट में कोचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, वो भी ऑन साइट। ऑन क्योंकि साइट, ऑन साइट के अंदर आप ओके। उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनका वर्बल और नॉन वर्बल इंप्रेशंस जो है वो देख रहे काउंट कर रहे होते हैं कि अच्छा इसको समझ में आ रही है, इसको नहीं आ रही। फिर आपको मौका मिलता है डेमोन्स्ट्रेट करने का अच्छे से, क्योंकि आप पूरी टीम के सामने एक बंदे को बिठा के एक्चुअली कोच करते हैं उसके किसी प्रॉब्लम के लिए। तो उसमें जो है हुँ, वो ऑन साइट कोचिंग जो है बहुत इफेक्टिव होती है। बट अब ऐसे टूल्स आ गए हैं कि हम ऑनलाइन कोचिंग को भी उतना ही इम्पैक्टफुल कर देते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेच आउट टाइम देना पड़ता है, कि जी आप ब्रेक कर लें 20 मिनट्स के बाद थोड़ा-सा स्ट्रेच आउट कर लें। आप एक ही स्क्रीन, एक ही फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, तो उसमें जो है वो फिर लोग अच्छा कोचिंग की मज़ेदार चीज़ ये है कि उसमें वो बोर नहीं होता सामने वाला। बिकॉज़ यू कीप देम एंगेज्ड अ लॉट एंड यू कीप हुँ, देयर माइंड्स टू वर्क फॉर देमसेल्व्स। ठीक है? उसमें हुँ, मैं अभी तो आपको सारा कुछ ऐसा लग रहा है ना पढ़ा रही हूँ, बट हुँ। कोचिंग में वी ओपन अप डिफरेंट विंडोज़ और उन विंडोज़ में जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं या सॉफ्टवेयर्स ऐप्स यूज़ करते हैं, उसमें उन कोचीज़ से जाके काम करना होता है। ठीक है? तो वो एक अलग एन्जॉयमेंट है, उसमें बस मुझे ये होता है कि मैं भी बैठी हूँ 3 घंटे के लिए, वो सामने वाले भी बैठे हुए हैं, फिर बीच में हम 10-10 मिनट का ब्रेक देते हैं, तो वो हुँ। थोड़ा-सा हो जाता है। अच्छा, वो इंटरैक्टिव ज़्यादा होती है। दोनों इंटरैक्टिव हैं, अच्छा, दोनों इंटरैक्टिव हैं, ऑनलाइन, ऑन सही। साइट दोनों इंटरैक्टिव हैं। तो अभी आपकी जो सेशंस होते हैं, इसमें कितना परसेंटेज इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और कितने घाना के डोमेस्टिक बिज़नेसेस हैं? अच्छा, ऑन साइट तो मैं 1 कंपनी एट अ टाइम रखती हूँ, ठीक है? हुँ, मेरा पूरा स्केड्यूल जो है ना वो मैंने इस तरह से ब्रेक किया हुआ है ताकि मेरा जो यहाँ पे क्योंकि हमारी फैमिली में हम ही 4 हैं, तो वी हुँ, आई हैव हुँ। टू मैनेज द हाउस और फिर उसमें थोड़ा-सा ये टाइम देखना पड़ता है। अब आपने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट विन करना है आउटसाइड मीन्स यू हैव टू गो एंड मीट एट लीस्ट 15 टू 20 डिफरेंट कंपनीज़, राइट? बिल्कुल, आप ठीक है बिल्कुल, ऑनलाइन मीटिंग कर लें लेकिन एक पर्सनल मीटिंग होती है। तो बिल्कुल। वो भी टाइमिंग सूट करता है, तो मैं 1 कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम करती हूँ, तो एक कोहोर्ट चल रहा होता है ऑल द टाइम। हुँ, उसके अलावा फिर ऑनलाइन सेशंस होते हैं। ऑनलाइन सेशंस के अंदर में उसमें वैरायटी ऑफ पीपल 2 फ्रॉम गाना, 1 फ्रॉम पाकिस्तान, 1 फ्रॉम यूके आ जाता है, कभी 1 फ्रॉम फिनलैंड भी आ जाता है। तो इट डिपेंड्स, दे आर वेरियस। वन ऑन वन कोचिंग ज़्यादा हो जाती है आजकल, बट मैं उसको शिफ्ट कर रही हूँ ऐसा-ऐसा कोहॉर्ट्स में, क्योंकि आप मैं एक ही चीज़ एक बंदे को बता रही हूँ, वो उस वक़्त काम आती है जब वो बहुत पर्सनल चीज़ डिस्कस कर रहा हो, ठीक है? अगर वो नहीं चाहता कि वो टीम में आके डिस्कस करे बट उसको एक पर्सनल लेवल के ऊपर उसकी कोचिंग चाहिए तो वो एक अलग चीज़ है। बट अदरवाइज़ जो कोहॉर्ट्स हैं वो दे आर डाइवर्सिफाइड। हुँ, राइट। अच्छा, ये मैं सोच रहा था कि आपको एरिक्सन ने कैसे अप्रोच किया था? क्योंकि इट्स अ बिग नेम, तो उन्होंने कैसे अप्रोच किया था आपको? उन्होंने नहीं अप्रोच किया, आपने किया था? मैंने अप्रोच किया। अच्छा, सही। क्योंकि मैंने जब उनकी सर्टिफ़िकेशन ले ली, तो हुँ, जस्ट लाइक जैसे मैंने डॉन में किया था, तो देखिए ना, आप जब कोई चीज़ दोबारा स्टार्ट करना चाहेंगे, तो आप सबसे पहले देखेंगे आपने पहले क्या किया हुआ है। हुँ, व्हाट वाज़ द फर्स्ट थिंग यू डिड एंड इट वेंट सक्सेसफुल। हुँ, तो जो ब्रांड डायमेंशन मेरा पाकिस्तान का वेंचर था, इट वाज़ सक्सेसफुल एंड इट वेंट सक्सेसफुल बिकॉज़ आई अप्रोच्ड पीपल बट आई केम टू नो दैट आई वाज़ ऑलरेडी in noticed, हुँ, राइट? माय वर्क वाज़ ऑलरेडी नोटिस्ड, सो इट मेड थिंग्स ईज़ियर। तो मैंने उन्हें अप्रोच किया। घाना में कोई था नहीं और अफ्रीका में एक्चुअली केनिया के अलावा कोई और नहीं है अभी।
तो उनकी मेन मार्केट जो है ना वो यूरोप साइड है। यूरोप में आपको पता है स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके अपने बजट्स होते हैं कोचिंग के, वहाँ तो मैंडेटरी है। वहाँ तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है भाई, कंपनी के अंदर इतना बजट होना चाहिए कोचिंग के लिए। अ, हाँ। तो वो है, तो मैंने उन्हें अप्रोच किया, बट रिसेंटली दे पेड अ विज़िट टू गाना एज़ वेल। उसमें एक एप्रिसिएशन भी थी क्योंकि जो काम मैंने यहाँ पे किया है, वो एज़ सच ठीक है, कुछ लोगों ने किया होगा बट इतना वाइडली स्प्रेड, इतना इस तरह से मार्केटिंग नहीं की जिस तरह मैंने एरिक्सन की मार्केटिंग यहाँ की है। सही। सही, सही। बिल्कुल सही है क्योंकि 2 चीज़ें रेज़ोनेट कर रही हैं मुझे यहाँ पर जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं वो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबली आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों के पैसे होते हैं। तो मैंने उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बात की, शुरू से लेके अब तक, जो मैं खुद यूज़ करता था, जिनमें खुद इन्वेस्ट करता था। जब मैंने बात करना शुरू की तो उन्होंने मुझे ऑटोमैटिकली पिक कर लिया। और फिर वहाँ से रियली? बात शुरू हो गई मेरी और वो फिर मेरा एक उनके साथ रिलेशनशिप बन गया। इसी तरह से जो आपने बात की ना कि यूरोप में बहुत ज़्यादा ये कोचिंग का एक एनवायरनमेंट है। मेरा एक दोस्त है होता तो पाकिस्तान में है वो लेकिन यूके से पाकिस्तान वापस गया था क्योंकि उसने बिज़नेस सेटअप कर लिया था अपना और अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन लोगों की अब मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि वो लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को और यूरोप में ही ज़्यादातर काम करते हैं। थोड़ा-सा उसने ट्राई किया था एक्सपैंड करने के लिए दुबई में पाकिस्तान में तो हैं वो लोग लेकिन दुबई में लेकिन मेरे ख़्याल से वो यूरोप में ही ज़्यादा उनकी प्रेज़ेंस है और वो लोग वहाँ पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम यूके और उनका बिज़नेस मेरे ख़्याल से वहीं से चल रहा है क्योंकि क्योंकि यूरोप में कंज़म्पशन बहुत है इस चीज़ की। तो आई कैन रिलेट टू इट कि वो वहाँ पर बिज़नेस ज़्यादा होगा। मैं आपको एक चीज़ कंसल्टेंसी के हवाले से एक चीज़ ऐड करूँ, जो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में शायद मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर तो अंडरस्टैंडिंग होगी, बट वैसे नॉर्मली जनरली नहीं होगी। यूरोपियन कंपनीज़ जो हैं या इवन कंपनीज़ रजिस्टर्ड इन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यहाँ पे जो एक्सीलेंस मॉडल्स हैं ना कंसल्टेंसी के, वो रजिस्टर्ड हैं। मीन्स यू हैव टू अप्लाई अ सर्टेन सेट ऑफ टूल्स इन योर कंपनी टू एक्सेल एंड देन शोकेस दैट यू हैव एक्सेल्ड। तो उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है बकायदा लगाने के लिए कि जी मेरा EFQM सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। या जैसे हम ISO को बहुत अच्छे से जानते हैं, ISO एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है, राइट? और उसमें पे हुँ, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आती हैं, बट नॉट लिमिटेड टू ISO। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और ये दूसरे कंट्रीज़ जो मैंने आपसे कहे, उसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशंस होते हैं। और वो कंपनीज़ जिनके पास ये क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशंस होती है, डेफिनिटली उनका स्केल ऑफ बिज़नेस फिर बढ़ता है और उनको बिज़नेस मिलता ही इसीलिए है कि वो क्वालिटी एश्योर्ड हैं और दे आर हुँ, नॉट लिमिटेड टू ISO। ISO तो बहुत जनरल मैनेजमेंट टूल है, जो इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं है, बट अ उसमें PECB के सर्टिफिकेशंस, EFQM के सर्टिफिकेशंस और भी डिफरेंट, मतलब इंटरनेशनली अवार्ड मिलते हैं कंपनीज़ को उन एक्सीलेंस सर्टिफिकेशंस के ऊपर। तो हुँ, दे हैव रियली हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ, और इसी तरह जो कोचिंग है, 20 to 25% ऑफ द L&D बजट इज़ एलोकेटेड फॉर ओनली कोचिंग सेशन वन ऑन वन। मैं टीम ट्रेनिंग की तो बात नहीं कर रही अभी, या टीम वन ऑन कोचिंग की भी वन बात, वन ऑन वन। अच्छा, मीन्स एवरी एम्प्लॉय शुड बी रिसीविंग कोचिंग सेशंस वन ऑन वन। उनका एक जो भी उनका कोटा दिया गया है कि आपको फॉर एग्जांपल 12 सेशंस अलॉट हैं हुँ, ये ईयर यूरोप के, की बात तो करी उन्हें आप। लेने हैं। जी, अच्छा। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई आपने मुझे शुरू में बताया भी था कि आई थिंक कोई 4 बिलियन डॉलर्स की ये बिज़नेस है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आपने कहा था ये फिगर जो है आपने मुझे जी, शुरू में मेंशन ग्लोबली। किया था ग्लोबली। ग्लोबली ये प्री कोविड जो था, मेरे ख़्याल से ये 2 मिलियन था और अब जो है 5 क्रॉस कर गया होगा, अच्छा, ओके। 5 क्रॉस कर गया होगा। और उसमें मैं स्पेसिफिक कोचिंग कह रही हूँ बिकॉज़ L&D तो बहुत बड़ा ब्रॉडर सब्जेक्ट है ना। हुँ, हुँ। L&D इज़ लाइक ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग एंड कोचिंग। हुँ, सो हुँ। कोचिंग इटसेल्फ जो है, अभी मैं उसको क्रॉस चेक करके भी आपको बता देती हूँ। हुँ, लेकिन बहरहाल इट हैज़ इंक्रीज़्ड अ लॉट पोस्ट कोविड के अंदर बिकॉज़ क्या जॉब डिप्रेशन एरिया आया था, पीरियड आया था और काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई थी यूरोप में, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। फिर जब से स्टार्टअप कंपनीज़ आई हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे आ रही है। फिर वर्किंग स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा कर्टेल हुआ है जॉब मार्केट। लोगों ने, हुँ। कंपनीज़ ने जो है वो AI की वजह से भी बहुत ज़्यादा कर्टेल हुआ है जॉब मार्केट। हुँ, 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 तो हुँ, इस वजह से हुँ। भी बहुत अ, तो कोचिंग बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए
एक वायबल सोर्स है और कंपनीज जो है वो कर रही है इस पे इन्वेस्ट। आपकी जो लाइफ है उसमें आप एक स्किल सेट लेते हैं, गेन करते हैं, ठीक है? आप अपनी एजुकेशन गेन करते हैं, उसके क्रेडेंशियल्स गेन करते हैं, उसके बाद स्किल्स को गेन करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक्सेल का कोर्स कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स कर लिया, इंजीनियरिंग में है तो आप आगे टेक्निकल कोर्सेज ऐड ऑन करते रहते हैं। ये सब सरफेस लेवल अप चीज़ें हैं, ठीक है? हुँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर कोई एक ही लेवल की सक्सेस ले रहा हो, राइट? हुँ, वो इसलिए कि हम सब जो है वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ बने हैं। हमारा हुँ, बैकग्राउंड डिफरेंट है, हमारी नर्चरिंग डिफरेंट हुई है, हमारा पैरेंटल गाइडेंस डिफरेंट था, हमारा कल्चर डिफरेंट है, तो हमारी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। उससे हुँ, हमारा एक माइंडसेट शेप हुआ है। हमारे हुँ, माइंडसेट के अंदर एक चैटरिंग चलती है जो कि डिफरेंट है, ठीक है? मैं मेरे पर्सपेक्टिव किसी चीज़ के बारे में डिफरेंट होंगे, आपके डिफरेंट होंगे। तो अब हम इंडिविजुअल के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, अभी कंपनी के हवाले से एज़ अ टीम मैं बात नहीं कर रही। कि देयर इज such important understanding should be done that okay what is my true alignment with my work, ठीक है? बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ सिर्फ चाह रहे होते हैं, वी डिज़ायर दैट वी वांट द थिंग बट वी एक्चुअली डू नॉट। हम उसकी कदर भी नहीं करते जब वो हमें चीज़ मिल जाती है। वो हुँ, सारा टाइम हम ज़ाया कर देते हैं उस चीज़ के पीछे, ठीक है? उसमें ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी लर्निंग होती होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू फॉल डाउन एंड व्हेन यू आर स्टेपिंग ऑन दैट थिंग, you didn't want it. Actually, you have wasted your time, which you have must have used in the direction of the thing which is totally aligned with you. अब हाउ टू फाइंड दैट, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा जी, व्हाट इज़ पर्पस? ये अंग्रेज़ बहुत बोलते हैं ना, हमारा हाँ, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है लाइफ़ का ठीक है? पर्पस क्या है? हाँ, तो लाइफ का पर्पस तो इतनी जल्दी नहीं मिलता, बट हाँ, एक वे फॉरवर्ड मिल जाता है, अगर आप उसके हुँ, ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करें। तो मेरा जो व्यूअर्स हैं उनसे ये बातचीत है कि डोंट थिंक दैट कोचिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग इज़ नॉट थेरेपी एंड कोचिंग इज़ ओके, नॉट साइकोलॉजी, ठीक है? ओके, ये सब हुँ, अलग-अलग डोमेन्स हैं। कोचिंग में हम बिल्कुल मेडिकेशन नहीं करते, कोचिंग में हम बिल्कुल आपकी सिर्फ़ गमगीन स्टोरीज़ को नहीं सुनते, बल्कि हम हुँ, उसमें वे फॉरवर्ड आप ही को बनाते हैं, ठीक है? यू बिकम हुँ, अकाउंटेबल ऑफ योर ओन लाइफ़, यू बिकम रीज़निंग ऑफ योर ओन लाइफ़, यू फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स व्हिच यू नेवर परसीव्ड बिफोर एंड व्हिच यू वर नेवर लैंडेड बिफोर ऑन। तो इसको ये ना समझें कि जी जब मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं कोचिंग कोच के पास जाऊँगा। ठीक है? ये तो ऐसा हो गया कि जब मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा तो फिर मैं जाके अपना डाइट ये प्लान वही चीज़ चेंज हो गई ना, करूँगा, ये वही चीज़ हो गई कि जब आपकी जॉब जाती है, फिर आप लिंक्डइन की तरफ जाते हैं। फिर आप लिंक्डइन की तरफ जाते हैं। तो हाँ, ऐसा ऐसा ना करें, अपने साथ हुँ, अच्छाई ये करें कि थोड़ा-थोड़ा ना कोचिंग को समझना शुरू करें, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो शुरू करें। इट्स मोर, आई वुड से इट्स अ पैरेंटल गाइडेंस इन अ मोर फ्रेम्ड आउट वर्क, ठीक हुँ, है? हुँ, तो आपको एक बहुत अच्छा कंपैशनेट कोच मिलेगा ना तो उससे you will get a freedom to speak out what or whatever your hidden things are and to हुँ, explore yourself better. उससे आपका टाइम सेव होगा। आप उसमें चाहे आप न्यूमेरिक फॉर्म में बात करना चाहते हैं कि जी मुझे अपने अर्निंग एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, हुँ, आप वो लेके अपने कोचिंग सेशन लें। बहरहाल शॉर्ट ये है कि आप कोचिंग को सीखना शुरू करें, थोड़ा-सा अप्लाई करना शुरू करें। बहुत सारा फ्री कंटेंट मटेरियल अवेलेबल है। ट्राई टू गेट पेड कोचिंग एज़ वेल, क्यों? क्योंकि वो आपका स्पेसिफ़िक हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ जो फ्री है ना, वो बहुत जनरल है, वो सबके लिए है। हुँ, जब आप पेड हुँ, करते हैं, तो वो आपका अपना हो हुँ, जाता है, हुँ, ठीक है? तो आप पर्सनलाइज़ हो उस जाता है। पर्सनलाइज़्ड हो जाता है। तो आप एक छोटे सेशंस के साथ कोचिंग लेना स्टार्ट करें। आपको एक, मेरी गारंटी है, मनी बैक गारंटी है कि डेफिनिटली यू विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ। ज़बरदस्त। चलें यार, थैंक यू मुनीरा, मुझे तो बहुत मज़ा आया और आप कह रही थी आप फ्री सेशंस हम लोगों के लिए रख देंगी, तो मैं बहरोज़ से बोलूँगा कि बिल्कुल। एक हम लोग जो है ना सेशन रखते हैं। इट इट वुड बी अ ट्रियो सेशन, लेट्स से मैं, बहरोज़ और आप, फिर हम एक दूसरे के साथ क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये तो हमारा एक डिस्कवरी सेशन ही था। मुझे बहुत बहुत नई चीज़ें पता चली, लेकिन अगर हम उसके अंदर स्पेसिफिक्स के अंदर जाके बात करेंगे, दैट वुड एक्चुअली बी रियली हेल्पफुल फॉर अस, एंड देन जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए भी डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। आपके जो भी बिल्कुल। जो सोशल्स हैं वो मैं बिल्कुल अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर और हर जगह लगा दूंगा, जो लिंक्डइन है, जो आपकी कंपनी का नाम है, और जो सारी चीज़ें, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे, तो वो लिंक्डइन के ऊपर कर लें। यू विल बी अवेलेबल देयर। जी, वो लिंक्डइन पे कर सकते हैं, लिंक्डइन में मैसेज सेक्शन होता है उसमें कर सकते हैं। फिर मैं आपसे अपना एक लिंक पेज का शेयर कर लूँगी जहाँ पे मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं या हम्म, कोचिंग सेशंस की वैरायटी है वो अवेलेबल है, वो कर सकते हैं।
I really prefer if people can email me with their name and specs what exactly they are looking हुँ। for, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं जिसमें सिर्फ गुड मॉर्निंग और हेलो और अस्सलाम वालेकुम लिखा होता हाँ, है, हाँ, उसका हाँ, टाइम नहीं हाँ, होता। हाँ। राइट, राइट। नहीं, नहीं, ठीक बिल्कुल है, सही कह रही हैं। तो हाँ। गोरों की तरह काम करें, बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ लिखें और अपना मकसद हुँ। लिखें, एंड देन वी कैन स्केड्यूल अ कोचिंग सेशन। हाँ, इफ समबडी इज़ स्लाइडिंग इंटो डीएम तो आप वेट ना करें कि आपने पहले हेलो लिखा तो मैं अब उसको हेलो करूँगा, फिर उसके बाद अगला वो जवाब देंगे, फिर वो अपना कोई क मतलब 3-4 दिन इसी में गुज़र जाएँगे। तो आप डायरेक्ट जो पहला आपका है पैराग्राफ उसको आप लिख दें अगर आप डीएम कर रहे हैं, अदरवाइज़ ईमेल इज़ मच बेटर। मुझे लगता है कि ईमेल के अंदर अगर बताते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। इम्पैक्टफुल होता है। और दूसरी चीज़ ये है वली के अब जो है ना फास्ट लाइफ है, ठीक है? हम एक हुँ, एजिलिटी वाली लाइफ जी रहे हैं ना। यहाँ पे हम स्टार्टअप्स, बाय द वे हमारा एक फिनटेक का प्रोग्राम भी चल रहा है। उसमें भी अभी इंशाल्लाह दैट वुड बी माय अनदर एंडेवर इंशाल्लाह स्टार्टिंग सून। तो इंशाल्लाह। स्टार्टअप्स की दुनिया में एजिलिटी बहुत काम की चीज़ है। एजिलिटी हुँ, ये है कि आप विद इन शॉर्ट टाइम फ्रेम कितना अचीव कर लेते हैं। तो हुँ, हमारा ये होता है कि मेरे आउटलुक पे इस वक़्त जो है वो आज की 5 मीटिंग्स थी। ठीक है? और उन सारी मीटिंग्स के टाइम सेट हैं और हुँ, हर हुँ, टाइम मैं टाइम पे स्टार्ट करती हूँ और टाइम पे ख़त्म करती हूँ। इसी तरह ईमेल का टाइम है। तो मेरे पास कंसिडरेशन उनकी होती है जो मुझसे टू द पॉइंट बिल्कुल बात करके ना जल्दी से अपनी बात पूछ लेते हैं और अगर उन्हें सेशन बुक करना है तो कर लेते हैं। बिकॉज़ बहुत सारे आपको कोचेज़ मिल जाएँगे, आप करें, उनसे एक स्टार्ट करें या एक अंडरस्टैंडिंग लें कि भई कि किस तरह से ये होता है, किस तरह से इसमें डिफ़रेंस आता है और फिर आप मेरा सेशन लें तो आपको डिफ़रेंस पता चलेगा कि आप एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुँचने के बाद यू नो द गेम। वो जो कहते हुँ, हैं ना कि वो सही वाला स्क्रू सही फिक्स करता है ना, वो $300 लेता है और जो हुँ, ऐसे ही होता है वो $10 में भी काम कर देता है। तो हुँ, वो इसलिए और टाइम भी बचाता है। वो हुँ, इसलिए है कि वो एक्सपर्ट हो चुका होता है अपने लेवल पे। हुँ, तो बिल्कुल सही कह एवरी रही हैं। मिनट काउंट्स एंड हाँ, एवरी मिनट पेज़ ऑफ। हुँ। तो ये चीज़ है। नहीं, ये तो आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रही हैं, जो आप एजिलिटी की बात कर रही हैं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल, अच्छा मुझे बार-बार मेरा वही दोस्त याद आ रहा है, वो इस तरह की बातें करता है, एजाइल और ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है। अब स्क्रम। मुझे ख़्याल आ रहा है कि वो जो है ना सेल कर रहा होता है अपनी चीज़ें। तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो प्रोडक्टिविटी है, टाइम मैनेजमेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम श्योर यू यू आल्सो डील विद दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। चलें ज़बरदस्त स हुँ। अगर आप 1 मिनट दें तो व्यूअर्स जी, को जी, मैं जी, बोलें, बोलें, बोलें। क्योंकि आपका प्लेटफ़ॉर्म मुझे पता है हज़ारों लाखों लोगों तक जाएगा। लाखों तक तो नहीं पता, एक हज़ारों तक चला जाएगा। एक मेरी मीटिंग हुई थी आईबीएम के बंदे से ना। हुँ, हुँ। आईबीएम में उनकी जो कैलकुलेशन है टू डू द अप्रेज़ल फॉर द एम्प्लॉयी, हुँ, वो हुँ। ये है कि उनके मॉनिटर्स में कैमरा लगा होता है। एक तो वो कैमरा उस बंदे को भी गेज कर रहा होता है और वो स्क्रीन को भी गेज कर रहा होता है। तो उनका ये टाइम भी कैलकुलेट होता है कि वो कितने टाइम तक किस एप्लीकेशन पे रहे। अगर उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल रहा है, तो उन्होंने कितनी देर लगाई उसको प्रोड्यूस करने में, जो भी एक्टिविटी उन्होंने प्रोड्यूस करनी है और कितनी देर का ब्रेक था, कितनी देर में वापस आए। मतलब ये मैं तो आपको ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं है ये? शॉर्ट नहीं, डेफ़िनेटली वो एम्प्लॉयी है तो उसका कोई उन्होंने सिग्नेचर भी दिया हुआ होगा इस कंसेंट लेटर के ऊपर, अच्छा, आई कैसे वाज़ कर नॉट अवेयर सकते हैं। अबाउट दैट। नहीं, वो लैपटॉप्स अच्छा, उन्हें अच्छा। कंपनी से ही मिलते हैं। हाँ, ऑफ़ कोर्स लेकिन मतलब फिर भी ये तो मतलब काफ़ी अंदर जाके चीज़ें हो रही हैं अगर इस तरह से हैं। बट दिस इज़ हाउ दे परफॉर्म वेल एंड दिस इज़ हाउ दे आर ग्रोइंग। आप फिर उनका ग्रोथ रेट देखें और उनका एम्प्लॉय का जो पैकेज होता है, फिर जो फैसिलिटी उसको मिलती है, वो उसकी एफिशिएंसी के ऊपर मिलती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सही, 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 सही आई अंडरस्टैंड। So I really want to work with ज़बरदस्त people who are, हुँ, who they really want to improve their productivity and increase हुँ। their growth level as well as salaries and benefits. नहीं, नहीं, मैं बहरोज़ को बोलूँगा ये पूरी पॉडकास्ट पहले देखे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे। मैं अपनी तरफ से कुछ नोट्स प्रिपेयर करूँगा और उसके बाद क्योंकि नॉर्मली मैं एडिट किसी और से करवाता हूँ। मेरा इनफैक्ट बड़ा बेटा ही एडिट कर रहा होता है मेरी वीडियोज़ को। तो अच्छा, मैं माशाल्लाह। वो भी उसको थोड़ा-सा फ़ायदा होता है ये करने से, फिर मैं इसको एक दफ़ा रिव्यू करता हूँ, तो आई एम श्योर जब मैं देख रहा होऊँगा तो मैं उसमें कुछ पॉइंट्स बनाऊँगा, फिर वी कैन हैव सेकंड सेशन एज़ वेल टू टू फाइंड श्योर। आउट मोर। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और वो जो कोचिंग सेशन का मैंने आपसे कहा है वो बिल्कुल वैलिड है ऑफर। हुँ, चलें ज़बरदस्त। Thank you so much, चलें, थैंक यू Wali. वेरी मच। थैंक यू Really थैंक यू enjoyed the मरीना। talk. Thank you. थैंक यू वेरी मच। Allah Hafiz.